जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी। हमने जो एवरेज का चैप्टर स्टार्ट किया है, लास्ट टाइम हमने उसमें से 4 जो एवरेज कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं वो डिस्कस कर लिए। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और लास्ट वन जो है मीडियन। और एक्चुअली जो क्वार्टर्स और डिसाइल और परसेंटाइल्स है, आप समझ लें ये हम मीडियन की ही एक्सटेंशन में लेकर जाते हैं, ये कोई नए मेथड्स नहीं है। और हर एक के हमने यूटिलिटीज भी पढ़ ली, कंसिक्वेंसेस भी पढ़ लिए, ये भी देखा कि किन सिचुएशंस में कौन सा ऐसा मेथड है जो कि हमें मिसलीडिंग रिजल्ट देता है, तो हमें नहीं करना चाहिए। और दोनों ग्रुप और एज वेल एज अनग्रुप डेटा सेट के लिए हमने पढ़ लिया। अच्छा, लास्ट टाइम जो आपसे मैंने कैलकुलेशन शेयर की थी मीडियन की, फिर क्वार्टाइल्स और डिसाइल वगैरह की, ग्रुप और अनग्रुप डेटा दोनों में, क्या किसी को कोई उसकी कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जी सर सर बोलिएगा। प्रॉब्लम तो नहीं है, बस वो पूछ सर प्रॉब्लम नहीं है, बस वो पूछना था कि आपकी सर वो यहाँ से। आवाज नहीं मेरे तक बिल्कुल आ रही। आपका माइक तो जरूर वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन मेरे तक आवाज आपकी बिल्कुल भी नहीं आ रही। चेक कीजिएगा अपने कनेक्शन। सर अब आ रही है? जी आप बोलिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। बोलिएगा। सर आपने कहा था कि D7 फाइंड करें, यानी आपने ये होमवर्क दिया एक था मिनट, हमें। मैं अपने तो कनेक्शन चेक करता हूँ वाइड पे, लेकिन मेरा तो ख्याल है कि इधर से कनेक्शन तो सारे ठीक है। आप ही की जानिब से कोई इशू आ रहा है? आप बोलिएगा जरा। जी सर, आवाज़ आ रही है मेरी? नहीं, एक मिनट जी, मैं जरा कनेक्शन चेक करूँ उनसे। माइक्रोफोन, स्पीकर, अब बोलिएगा जरा। सर आ एनीवन? रही है बस? सर मैं आवाज आ रही है? चेक करवाता हूँ, एक मिनट जी आप वेट करें। जी सर, अब आ रही है आवाज़? जी बोलिएगा। सर आवाज़ आ रही है अब जी मेरी? अब आ रही है, अब आ रही है। ये पहले आपका जी। माइक आपकी साइड से प्रॉब्लम था, मेरी साइड से था? नो सर, मुझे तो आपकी आवाज़ आ रही है।
अच्छा ठीक है, वो एक्चुअली वो वॉल्यूम का इशू था। जी बोलिएगा, अब आपको कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। जी सर, आपने जो डाटा दिया था ग्रुप जी ग्रुप डाटा था, जी तो जी उसमें आपने कहा था कि D7 फाइंड करें, यानी प्रैक्टिस जी करनी थी हमने। जी बिल्कुल। तो जो D6 है वो नहीं हम्म मेरा आया, हम्म वो D6 85.5 ये आया। बाकी सारे जो थे D7 D5 D4 ये सब सही आए हैं, हम्म। D6 नहीं आया सही। क्यों, क्या हुआ उसको? यानी उसकी उसका जो क्लास विच क्लास इन विच लाई जो हम फाइंड करते हैं वो मेरा आया था 45। हम्म। तो वो हमने 46 में देखना था ना उसे, 40 क्लास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। 45 में, एक मिनट, मैं जरा इसको देखता हूँ, एक बैक पे जाके। 45 आपका था, ये वाली थी 45। अब जो 45 है, मैंने कहा था ऊपर से स्टार्ट हो जाना है, और जैसे ही वो नंबर आ जाए आपने रुकना है। देखें, 4, 10 नो, 24 नो, आ गया। जी इसका मतलब है ये क्लास है। जी सर। जी। अब सर अब हमने इसका देखना है लोअर क्लास बाउंड्री और इसकी वो फ्रीक्वेंसी एल। 64.5 जी प्लस, जी आगे क्या आएगा? 20 डिवाइडेड बाय 22। 20 किस चीज का है? सर ठीक है, वो क्लास इंटरवल। डिवाइडेड बाय 22, जी 45 इसके बाद 45 माइनस माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 24। 24, तो आंसर नहीं आएगा इससे? जी सर आंसर नहीं आया, आंसर आता है 85.5, तो वो तो इसमें लाई करता ही नहीं है। 85.5 आ रहा है आंसर। जी मैं चेक करूं इसको, कहीं आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही? मैं इसको चेक करता हूं जी। ओके सर। 64.5, 64.5 प्लस h बाय f, और इसका जो h है वो 20 बाय f, f इसका है 22 ब्रैकेट, और 45 आपने बोला था, माइनस इससे बैक पर 24 आता है। मेरा तो 83.5 आ रहा है। मेरा तो बेटा ये आ रहा है। मेरा तो आंसर ये आ रहा है 83 पॉइंट समथिंग, तो ठीक है। अब माइक ही बंद कर दिया। चले जी, बोलिएगा। जी सर मैं देखती हूँ, जी, स्टैट मोड में करके फिर इसे करना है। जिसमें मर्जी कर ले, जिस मोड में मर्जी कर ले, इसमें तो कोई ऐसा सच नहीं है। वो तो जी सर। देखिए, मैंने कहा था कि स्टैट मोड में, मतलब थोड़ा सा मैं इसमें कर देता हूँ। आपके पास है 64.5 प्लस 20/22, और मैंने ये भी कहा था कि आप कोशिश किया करें कि एक ही दफा सारी की सारी एक्सप्रेशन लिख लिया करें, और 45 माइनस 24, जिस तरह से आपने कॉपी पे फार्मूला लिखा था मैंने वैसे ही कर दिया, और डेसिमल में इसका आंसर जो है वो अगर आप करेंगे तो 83.6 आता है, जो कि जी इसी सर अब क्लास। ठीक है। जी, वो आपकी से कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम? जी ओके। जी, इसके अलावा किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो मुझसे? अच्छा, एक और मैसेज आपके लिए यही है कि देखिए, जिस तरह से मैंने फर्ज करें ये कैलकुलेशन करनी है ना, बजाय इसके कि आप इसको करें 37.5 माइनस 24 फिर ब्रैकेट फिर मल्टीप्लाई, एक ही दफा आपको बता दिया ना फ्रैक्शन में भी इवन कैसे लिखते हैं, तो अपना टाइम तो चले जहां पर आपका सेव होगा ही होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपकी फैलो से जो आंसर मैच नहीं कर पा रहा था, तो ये फर्ज करें यही आपको कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, और मैं इस कैलकुलेशन को लिख रहा हूं 37.5।
इसका फायदा एक्चुअली ये होता है कि एक दफा ना आपके बिल्कुल सामने सारा कुछ हो रहा होता है कि जी ये पूरी एक्सप्रेशन आप एक दफा चेक करके बटन प्रेस करते हैं, एक दफा और प्रेस करेंगे ना तो वो फिर सारी फिगर दे देता है, कहता है ये 76.77 तो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। चले, ये तो कैलकुलेशंस की हमने। जो हमारे 4 दोस्त थे उनकी, 5वां दोस्त है तो बड़ा मासूम, लेकिन ये उस जगह पर काम आता है जहां पर चारों दोस्त हमारे पहले वाले साथ छोड़ जाते हैं। दैट इज मोड। 5th मेथड ऑफ एवरेज, मोड। नोट करें, अगर आप मार्केट से शूज या ट्राउजर या शर्ट्स वगैरह लेने जाएं, पाकिस्तानी मार्केट की बात कर रहा हूं, तो आपको 7 और 8 साइज के शूज ज्यादातर मिलेंगे। 16, 17 शर्ट साइजेस, कॉलर साइजेस जिसे कहते हैं, वो ज्यादा मिलेंगे। इसलिए ज्यादातर ये इनके एवरेज शू साइजेस है पाकिस्तानियों के, एवरेज। आप कहिए एवरेज का मतलब है कि सारे पाकिस्तानियों की शू साइज की मेजरमेंट्स ली गई, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो फिर ये एवरेज आई होगी। मैंने मीन तो नहीं कहा, मैंने एवरेज कहा है। एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द डेटा। तो मैंने तो एवरेज नहीं कहा, आपने तो मीन कहा है जो मैंने लफ्ज बोला है। तो फिर एवरेज कैलकुलेट करने का एक मेथड और भी है, 5वां मेथड, और वो क्या है? जो वैल्यू डेटे में सबसे ज्यादा दफा आ जाए वही डेटे की एवरेज है, और उस एवरेज को हम मोड बोलते हैं। मोड, अ वैल्यू विच रिपीट्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, सबसे ज्यादा दफा in a set of data. That is, mode is a value that represents the maximum number of times in a sequence of observation. जो वैल्यूज को डेटा हमारे पास है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा दफा डेटे में आ जाएगी, उसे ही हम डेटे की एवरेज डिक्लेयर कर देंगे। और किस मेथड से हमने ये कैलकुलेट की है? ये हमने मोड के मेथड से ये कैलकुलेशन परफॉर्म की, मोड के मेथड से। फॉर एग्जाम्पल, listed below are the favorite color of a sample of students. What is mode? डेटा रिकॉर्ड किया गया स्टूडेंट से, इस दफा उनकी वेट या मार्क्स या हाइट, कोई ऐसा डेटा नहीं बल्कि क्वालिटेटिव डेटा नोट किया गया, क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव डेटा उनसे उनकी कलर प्रेफरेंस पूछी जा रही है, किसी ने कहा व्हाइट, किसी ने कहा ग्रीन, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू, रेड एंड सो ऑन। इसको अगर आप देखें, आप इनमें चारों जो मेथड आपको टीच किए गए हैं, मीन, जीएम, एचएम, एएम, मीडियन, सब में आपको न्यूमेरिकली या प्लस करना होता है या डेटे को अरेंज करना होता है। क्योंकि ये न्यूमेरिक्स नहीं है, तो ना तो इनके लॉग ले सकता हूं, ना प्लस कर सकता हूं, ना इनको अरेंज कर सकता हूं, जो कि मीन की रिक्वायरमेंट थी। तो क्वालिटेटिव डेटा, और ये वाहिद एवरेज है मोड, जो कि क्वालिटेटिव डेटा सेट के लिए कैलकुलेट की जा सकती है। एग्जाम का 1 मार्क का क्वेश्चन भी यही आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सुटेबल फॉर क्वालिटेटिव डेटा, और नीचे लिखा था मीन, मीडियन, मोड, ऑल ऑफ अबव। ठीक है, तो जिनको तो नहीं पता कि सोचे तो सही कि क्वालिटेटिव डेटे में मीन के लिए वैल्यू का सम करना होगा, तो सम कैसे करेंगे, जबकि मोड की क्या डेफिनेशन है? मोड में तो हमें सिर्फ देखना होता है कि कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा दफा आ रही है। तो मैंने सर पर पता चला ग्रीन सबसे ज्यादा दफा आ रही है, सो दिस डेटा सेट ग्रीन इज द मोड। ये ऐसे ही है कि मुझे कह दिया गया कि स्टूडेंट से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक कोई ऐसी ट्रिप पे, स्कूल वेकेशंस पे जाना चाहते हैं। कुछ स्टूडेंट कहता है इधर जाना है, कुछ इधर जाना है, तो टीचर की ड्यूटी लग गई, चलो भी पता करो कि किधर जाना चाहिए, स्टूडेंट से पूछ लो। आप कहें कुछ स्टूडेंट कुछ, तो क्या करते हैं आप देखते हैं ज्यादातर स्टूडेंट ने क्या है जी कि ये ग्रीन वैली में जाना चाहिए। चलो जी, यही डेटे का मोड। एक क्या था, रिप्रेजेंटेटिव आंसर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू आई ग्रीन, तो यही डिसीजन हो गया। तो ये मोड विच इज द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डेटा। चले एक और एग्जांपल करते हैं, और इसमें मैंने 2-3 चीजें आपसे डिस्कस करनी है।
द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द जेंडर, मार्क्स आउट ऑफ 10 एंड हाइट ऑफ 9 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। हर स्टूडेंट से तीन इंफॉर्मेशन नोट की गई है। एक इंफॉर्मेशन जो नोट की गई है वो तो है उनकी जेंडर नोट की गई है, और देन उनकी जेंडर नोट की गई, मार्क्स नोट किए गए, हाइट नोट की गई। जेंडर क्वालिटेटिव है, मार्क्स इस वक्त क्वांटिटेटिव है, हाइट कंटिन्यूस है। बताने लगा हूं डेटा, किसी भी 3 तरह का तो डेटा पड़ा है, कहता हर एक के लिए मोड कैलकुलेट हो जाएगा, ये बताना था। मोड, जेंडर, मेल सबसे ज्यादा दफा आ रहे हैं, मेल ही इसका मोड है। मार्क्स की बात करें तो 7, ये 3 टाइम्स डेटे में आ रहा है, 7 3 टाइम्स, और 9 भी 3 टाइम्स ही आ रहा है। तो फिर कौन मोड के? दोनों। तो एक ये चीज भी बतानी थी कि डेटा के एट ए टाइम 2 आंसर्स मोड की फॉर्म में, या इवन 2 से भी ज्यादा पॉसिबल है। हाइट, कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, उसने कहा था मोस्ट रिपीट, तो नो, 0 नहीं कहना। तो क्या चीज बताई? एक तो बताई ये तीनों किस्म के डेटा सेट के लिए पॉसिबल। दूसरा बताया कि जी इसके आंसर 1 से ज्यादा हो सकते हैं, और तीसरा बताया कि हो सकता है कि इसका आंसर ही एग्जिस्ट ना करे। जैसे नेगेटिव वैल्यू हो तो ज्योमेट्रिक मीन एग्जिस्ट नहीं करता, 0 हो तो हार्मोनिक मीन एग्जिस्ट नहीं करता, वैल्यू में रेपिटेशन ना हो तो मोड एग्जिस्ट नहीं करता। कहता है एनी डेटा having more than one mode or no mode at all, yes may have, कहता है 1 से ज्यादा भी हो सकता कोई भी ना हो। ऐसा डेटा जिसका एक मोड हो उसे हम कहते हैं यूनी मॉडल। 2 मोड के डेटा सेट को हम कहते हैं बाई मॉडल, बाई फॉर 2, और अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो हम ट्राई मॉडल वगैरह नहीं, बस मल्टी मॉडल लफ्ज बोल देते हैं। मोड इज पॉसिबल फॉर बोथ क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव में भी 2, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस, दोनों के लिए ये कहते हैं। तो ये एक बड़ा देखा ना, लग ऐसे रहा था कि ये तो कभी हमने देखा ही नहीं। तो व्हाट अबाउट अगर डेटा क्वालिटेटिव हो जाए तो फिर क्या करना है? तो फिर हम मोड एज एन एवरेज यूज करते हैं। ऐसे के और एग्जांपल लिख रहा हूं, आप समझ लें। ये फ्रीक्वेंसी टेबल बना हुआ है। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द परचेज ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। मुख्तलिफ लोग खरीदारी करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक खरीदते हैं। 19 लोग फेवरेबल उनके लिए कोल्ड क्लासिक है, 8 लोग डाइट को पसंद कर रहे हैं, 5 लोग कहते हैं जी 7 अप, 13 लोग कहते हैं पेप्सी कोला, 5 लोग स्प्राइट, टोटल 50 स्टूडेंट थे। मैं कहूंगा व्हाट इज मोड? कहेंगे मोड से क्या मुराद है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। 19 लोगों ने क्या आंसर दिया है कि जी हमारी सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो कोक क्लासिक है। ये डेटे का मोड 19 नहीं, कोक क्लासिक। ग्रीन आंसर था, 5 नहीं था। पिछले दफा किया था ना हमने, जब हमने कहा था कि ग्रीन आंसर क्यों दिया था हमने, क्योंकि हम कह रहे थे कि दैट अकर्स द मोस्ट रिपीटेड, तो 5 नहीं आंसर था, ग्रीन कहा था। 5 नहीं, सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रहा, ग्रीन का वर्ड सबसे ज्यादा हो रहा, तो ग्रीन इज द आंसर। ये तो थी अनग्रुप में। और अगर डेटा सेट ग्रुप फॉर्म में आ जाता है तो फिर उसका मोड कैसे फाइंड करना है? एक इसका ग्राफिकल मेथड भी है, मोड फाइंड करने का ग्राफिकल वे भी है। ये एग्जाम में आया हुआ है। एग्जाम में तो बहरहाल बड़ा सिंपल क्वेश्चन आया था, वो भी बता देता हूं। पहले पढ़ लेते हैं कि कौन सा ऐसा ग्राफ है जिसकी मदद से हम डेटे का मोड कैलकुलेट कर सकें। द डेटा रिप्रेजेंट द मार्क्स obtained by students. Find mode of the data graphically. कहता ग्राफ की मदद से बताएं। डेटा दिया हुआ है, इसके लिए आपने जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो करना है हिस्टोग्राम। याद है ना? क्लास बाउंड्रीज अलोंग एक्स एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस, और आप रेक्टेंगल्स बना लेंगे। अब जरा देखिएगा, बिल्कुल जैसे मीडियन था कि जी मीडियन किस क्लास में पॉसिबली आ सकता है, हमने वो क्लास डिटरमिन की थी।
अब अपने मोड किस क्लास में पॉसिबली हो सकता है उसकी लोकेशन डिटरमिन करनी। अगर सिर्फ एक स्टूडेंट, ये तो 20 है ना, अगर सिर्फ एक स्टूडेंट होता जिसके नंबर 30 से 40 तक थे, तो क्या उसके नंबर रिपीट हो सकते हैं? वो स्टूडेंट ही एक है तो रिपीट कैसे हो सकता है? उसके नंबर 35 होंगे, अकेला ही है। हाँ, अगर इस क्लास में 2 स्टूडेंट होते तो शायद रेपिटेशन के चांसेस बढ़ जाते कि जी अब पॉसिबिलिटी तो आ गई कि 2 स्टूडेंट है, इसमें मे भी दोनों के 33 नंबर हो या 35 हो, रेपिटेशन के चांस तो हो गए। लेकिन अगर मैं कहूँ इस क्लास में 10 हैं, आप कहें जी अब रेपिटेशन के चांसेस और बढ़ गए। मतलब जितनी जिस क्लास में वैल्यू ज्यादा होगी उतना ही रेपिटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है मोड किस क्लास में हो सकता है? आप कहें जी जिस क्लास में सबसे ज्यादा वैल्यू है वहां रेपिटेशन के चांसेस भी सबसे ज्यादा ही है। सिंपल वे, मोड इस क्लास में आएगा क्योंकि इस क्लास में है 60 स्टूडेंट। 60 स्टूडेंट का डेटा 50 नंबरों से लेके 60 नंबरों तक हो रहा है। इट मींस कि बहुत ज्यादा चांस है कि ये जो स्टूडेंट होंगे इनका जो डेटा सेट होगा वो यही पॉसिबली जो है वो हो सकता है। अब जरा इसको हिस्टोग्राम के ग्राफ में आ जाए तो सिंपल कि जी किस क्लास में मोड आएगा, जो सबसे हाइट पे रेक्टेंगल होगी उसको आपने सेलेक्ट कर लेना। जो रेक्टेंगल सबसे हाइट पर होगी आपने उस रेक्टेंगल को जो है वो सिलेक्ट कर लेना। अब ये तो पॉसिबल है एक मोड इस क्लास। अब मोड की कौन सी वैल्यू होगी तो क्लास है पूरी। अब करना आपने क्या है कि इसकी जो लेफ्ट एज है उसको राइट साइड के ऊपर जो रेक्टेंगल आ रही है उसके साथ उस एज को मिला देना है। लेफ्ट एज को राइट साइड के ऊपर जो रेक्टेंगल आ रही है उसके साथ मिला देना है और यही एक्सरसाइज उसके राइट एज के साथ करनी है। जहां पर लेफ्ट ये है ना लेफ्ट रेक्टेंगल उसकी लेफ्ट साइड पे जो आ रही है यहां से आपने इसे मिला देना है। जहां पर ये दोनों लाइनें आपस में कट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, उसको अंदाजन आपने नीचे चले आना है और जो आंसर आएगा वही डेटे का मोड होगा। 54 राउंड अबाउट 54 is the mode for this data. 54 is the mode for this data roughly, क्योंकि हो सकता है ये 54.3 होता या 54.12 होता तो ग्राफ में तो नहीं। अब एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा सिंपल आया था, वो क्या था? एग्जामिनर ने ये वाली पिक्चर दी हुई थी अपने उधर क्वेश्चन में और नीचे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, Which of the following average can be determined from the above picture? वैल्यू पूछी नहीं थी कि क्या होगी, क्वेश्चन था ऊपर एक पिक्चर है यानी कि ये वाली हिस्टोग्राफ दी हुई थी, कहता है इस पिक्चर की मदद से किस एवरेज को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नीचे लिखा होता मीन, मीडियन, मोड, ऑल ऑफ अबव। मीन तो नहीं इस पिक्चर से कैलकुलेट करना किया जा सकता ना, मैंने आपको बताया है। मीडियन भी इस पिक्चर से नहीं हो सकता, हाँ मोड जरूर इस पिक्चर से कैलकुलेट हो सकता है। तो आंसर सिंपल 1 नंबर का यही था। अब उनके लिए तो मुश्किल था जिन्होंने ये नहीं पढ़ा, जिनको इस चीज का नहीं पता कि मोड की मदद से, मैं ये नहीं कह रहा कि वो उसने कैलकुलेट करने के लिए कहा है, वैसे मैंने आपको कैलकुलेट भी बता दिया करना कैसे। उसने सिर्फ कहा था कैलकुलेट रहने दो, बस बता दो कौन सी एवरेज यहां से कैलकुलेट हो सकती है, तो मोड, ये एग्जाम का क्वेश्चन था, तो मोड कैलकुलेट हो सकता है। करना हो अगर फर्ज करें वो आपको कह दे कि रफली बता दें, तो जो हाईएस्ट रेक्टेंगल है उसको उसके राइट लेफ्ट एज को मिला दें जहां पर वो आपस में इंटरसेक्ट करे और इंटरसेक्शन को नीचे जाके और आप उसकी वैल्यू जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जरा न्यूमेरिकली भी कर देते हैं। न्यूमेरिकली भी अब आपको नहीं कह रहा, वो कहता फाइंड द मोड। आप क्यों ग्राफ बनाते रहे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे और ग्राफ से आपको एक्यूरेट आंसर भी नहीं मिलेगा। मैंने कहा था ना ग्राफ राउंड अबाउट मिल जाएगा। उसने कह दिया फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। आप कहें जी मैक्सिमम वैल्यू, इसमें तो है ही ग्रुप डेटा, तो ग्रुप डेटा का आपने कैसे कैलकुलेट करना है? सबसे पहले तो आपने इसकी लोकेशन डिटरमिन करनी है। लोकेशन, ग्रुप डेटा की लोकेशन डिटरमिन करनी है और मैंने आपको कह दिया कि इसकी लोकेशन क्या होगी कि किस क्लास में मोड होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी।
मोड उसी क्लास में होगा। तो पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई द क्लास कंटेनिंग द मोड। वो क्लास आइडेंटिफाई करें जिसमें मोड आएगा, और नीचे लिख दिया मोड विल लाई द क्लास विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है इस क्लास 60। इस फ्रीक्वेंसी को मैं FM कह देता हूँ। F फॉर फ्रीक्वेंसी, M फॉर मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी। ठीक, उससे जो पिछली वाली क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी को F1 कह दे, इसको F2 कह दे। आपने कहा जी ये क्या करने हैं? अब हमने कैलकुलेशन करनी है स्टेप 2 में जाके। ये तो अभी मैंने सिर्फ क्लास आइडेंटिफाई की है, ये तो सिर्फ हमने अभी क्लास आइडेंटिफाई की है। और अब जो है नेक्स्ट जाके मैं अब मोड की कैलकुलेशन भी परफॉर्म करूंगा इस फार्मूले की मदद से। कैलकुलेट द मोड, और ये वाला फार्मूला क्या है? L प्लस FM माइनस F1। अब ये पता है FM कौन है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F1 कौन है? उससे पिछली क्लास की फ्रीक्वेंसी। F2 कौन है? उससे नेक्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी। सब वैल्यूज यहां पुट की, मल्टीप्लाई बाय एज। ये है लोअर बाउंड्री और ये है क्लास इंटरवल। जी किस क्लास का? पहली का, दूसरी का? छोड़े, मॉडल क्लास का। मॉडल क्लास का। अब देखें मैंने 60 माइनस 50 किया है, बाउंड्री तो बनाई नहीं मैंने, बाउंड्री तो बनी हुई है। तो ऑलरेडी बाउंड्रीज है, लाजमी थोड़ा है कि आपने हर दफा बनानी है। बस पहचान कर ले ये बाउंड्री इसलिए है कि जहां पर उससे पहली क्लास एंड हो रही है विदाउट ब्रेक, अगली क्लास शुरू हो जाती, तो आप कहें ये बाउंड्री तो दी हुई है और क्या दिया हुआ, तो ये बाउंड्री ही मेंशन है। वहां पर आप वैल्यूज पुट करेंगे 1 to all, बाकी कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे कि आंसर आ रहा है 54.28। हमने पहले आराम से 54 फाइंड किया था, तो अब क्या मैंने कहा भी था कि वो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन काफी एक्यूरेटली हम कैलकुलेट कर पाते। ले इसी डेटे के साथ, और मैंने इसी डेटा सेट के लिए उसे जब कैलकुलेट किया था, एग्जैक्टली तो नहीं, रफली मैंने कहा था 54 राउंड अबाउट बनता है। और अब सारी एफर्ट करके, सारी कैलकुलेशन करके कह जी बिल्कुल हमने 100% ट्रू आंसर फाइंड किया, तो ठीक है, तो बिल्कुल यही पे है। तो आपको बहाल एग्जाम में अगर मोड का क्वेश्चन आता है तो वो तो फिर न्यूमेरिकली कहेगा ना आपको। अगर ग्राफिकली मैंने बता दिया है कि ग्राफिकली वो पॉसिबल ये पूछ लेता है कि जी इस ग्राफ से आप कौन सा एवरेज फाइंड कर सकते हैं, तो हिस्टोग्राम की मदद से हम डेटे का जो मोड है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको मैं वैसे पूछूं किस तरह से, आप कहें हाईएस्ट रेक्टेंगल की लेफ्ट और राइट एज को आपस में उनकी जो रेक्टेंगल साइड की उनके साथ मिलाएं, जहां वो कट करें डाउन द एक्स एक्सिस चले जाएं, जो वैल्यू उस पर आ रही है तकरीबन वो इस डेटा सेट का जो है वो मोड हो जाएगा। तो डेटा सेट का मोड, अ डेटा में है मोर देन वन मोड और नो मोड एट ऑल पढ़ चुके हैं। अ डेटा विद वन मोड कॉल बाई मॉडल पढ़ा दिया गया है। ओनली मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी 5 है ना टोटल, दैट मे हैव मोर देन वन आंसर, बाकियों को कोई नहीं। ये नहीं हो सकता एक ही डेटा आप कहें 2 मीन के आंसर आ रहे हैं या 2 मीडियन के आंसर आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए जरूर कह सकते हैं कि इसके आंसर 2 आ रहे हैं या 3 आ रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। ओनली मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी विच इज अप्रोप्रिएट फॉर बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, आपको एक एग्जांपल में बता चुके हैं। बाय यूजिंग द हिस्टोग्राम वी कैन एस्टिमेट द मोड, यानी कि ये मैंने क्या लिखा हुआ, मैंने जो आपको पढ़ाया मोड के मुतल्लिक, इसको मैंने समराइज करके शॉर्ट पॉइंट की फॉर्म में आपको रिवाइज जैसे करते हैं ना, अब आपको एक एक चीज की अंडर, अगर मैं ये कह दूं ना ये ऐसा हो सकता है, आपने याद तो कर लेना था कि जी एक से ज्यादा आंसर कैसे पॉसिबल है, ये वाला पॉइंट कोई समझ नहीं आनी थी। इसको कहते हैं जी ये कैसे पॉसिबल है, क्वालिटेटिव हो क्वांटिटेटिव हो, हिस्टोग्राम से कैसे, तो कैसे के आंसर मैंने पहले सारे दिए आपको, अब मैंने इसको समराइज कर दिया। जी अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो चले। अब ये जो 3 हमने याद करे, पहले जब मैंने AM GM HM पढ़ाया तो वहां पर इन तीनों के दरमियान एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप भी था, AM GM HM याद है? AM GM HM में ये रिलेशन है, ये रिलेशन है AM GM और HM का। और अब मीन मीडियन और मोड,
इनमें भी एक रिलेशन है, मीन मीडियन और मोड में भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है उसकी शेप के मुताबिक, यानी कि शेप बदलेगी तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है ना वो भी बदल जाएगा। चल पहले तो ये तो पढ़े ना सिमेट्रिक में क्या है, ये तो तीनों बराबर होती है, यानी कि कोई डेटा सेट है उसकी शेप अगर सिमेट्रिक हो तो ये तीनों एवरेजेस अगर उस डेटा के लिए कैलकुलेट करें तीनों के आंसर सेम ही आएंगे, सेम। ये मैंने सिमेट्रिक शेप बनाई और कहा कि जी अगर आप मीन करें कैलकुलेट, मीडियन करें, मोड करें, तीनों आंसर सेम आएंगे। और अगर वो आप ये मुझे पूछे ग्राफ में वो कहां पर होंगे तो बिल्कुल सेंटर में। मैंने देखो तीनों एक ही जगह लिखे हुए, मीन भी इधर ही होगा, जो भी है मुझे नहीं पता ये क्या है, 60 अगर आंसर है तो तीनों की 60 होगा। तो फिर अगर आप कह सकते हो शेप को आइडेंटिफाई करने का एक और फार्मूला हमारे हाथ लग गया। एक तो ना ग्राफ ड्रा कर दें, एक है ये 3 कैलकुलेशन कर दें, मोड भी आता, मीन भी आता, मीडियन, अगर तीनों का आंसर बराबर आ गए तो सिमेट्रिक। अगर ना भी आए, करीब करीब आ जाए तो आप कह सकते हैं ना कि सर एग्जैक्ट सिमेट्रिक तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, तो बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये एक और मेथड हमारे हाथ में आ गया शेप आइडेंटिफाई करने का। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है कि अगर डेटा स्क्यूड हो, और आपको भी पता स्क्यूड में 2 टाइप की स्क्यूनेस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, एक की राइट टेल लेंथ होती है, एक की लेफ्ट टेल। अगर तो डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड हो, सबसे लार्जेस्ट आंसर जो है वो मीन का आएगा और स्मॉलेस्ट आंसर मोड का आएगा, मीडियन दरमियान में होगा। ये देखें अगर ये 50 होगा तो मे बी ये 49 हो, लेकिन ये 49 तो थोड़ा ही होगा, हो सकता है ये 40 हो सकता है ये 30 हो। तरतीब बता दी कि ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट एंड लार्जेस्ट कौन आंसर इसके जो है वो पॉसिबल है। अच्छा, शेप अगर मैं कहूं पॉजिटिव स्क्यूड, 3 निशान लगा लें ऐसे ही रफली। तरतीब ये है, आपको पता जब चीज लिखते हैं, जो चीज राइट मोस्ट पे लिखी जाती है वो लार्जेस्ट होती है, सबसे बड़ी, और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो लेफ्ट मोस्ट पर आएगी। नंबर छोटे होते हैं ना लेफ्ट साइड, राइट पे बड़े होते जाते हैं। अगर एग्जामिनर आपको ये शेप बना के, ये शेप बना दे और ये 3 निशान लगा दे और आपसे पूछे कि जरा बताएं कि, और ये नहीं लिखा हुआ, आप वो आपसे पूछते, ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं होती, या क्या कहते हैं आप उसको, पिक्चर को लेबल करना कहते हैं। मैं भी वो कह जी बताएं इसमें मीडियन कहाँ होगा, मीन कहाँ होगा, ये आपके हमें क्या पता होना चाहिए। आप सबसे पहले जज किया रहे हैं आप डेटा तो पॉजिटिव स्क्यूड है, आप कहेंगे अगर पॉजिटिव स्क्यूड है तो मीन का आंसर सबसे बड़ा है, तो राइट मोस्ट पे मीन होना चाहिए। ऐसी वैल्यू होती ना, ये 7 है, ये 6 है, ये 5 है, अगर ये 0 है, ये -2 है, तो इसमें से राइट मोस्ट ये है तो 7 बड़ा है, फिर 6 सबसे छोटा -2 है चूंकि लेफ्ट पर है। यहां से आपको पता चलेगा कि शेप चूंकि पॉजिटिव स्क्यूड है, मीन ने सबसे बड़ा होना है वो यहाँ आएगा, मोड ने सबसे छोटा होना वो यहाँ पर आएगा। मीडियन का तो रौला ही नहीं है, मीडियन तो होना ही दरमियान में है। तो इस तरह से आप बता सकेंगे, ये पॉसिबल एग्जाम में आ सकता है कि जी शेप बना के आपको कहते जरा लोकेशन तो बताए मीन मीडियन मोड की, आप शेप देखें, याद करें कि जी इसमें क्या रिलेशन है, बता दें कहाँ मीन हो सकता है, कहाँ मीडियन, कहाँ मोड। नेगेटिव स्क्यूड में उलट होगा काम, कैसे, मोड सबसे बड़ा है तो राइट मोस्ट पे यहां पर अब मोड आ जाएगा और लेफ्ट मोस्ट पे मीन आ जाएगा और मीडियन उसी तरह से इनके दरमियान। और अगर वो सिमेट्रिक होगा तो तीनों ही एक जगह पर। अगर पॉजिटिव स्क्यूड होगा तो राइट मोस्ट पे मीन, लेफ्ट मोस्ट में सबसे यानी कि छोटा मोड, और अगर वो स्क्यूड है तो इसके बिल्कुल आपने उलट कर देना है। तो शेप फिर सबके लिए एक जैसी नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन कि डेटा की नेचर जो है वो कैसी है, सिमेट्रिक है, पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव स्क्यूड है। अच्छा, इनसे एक तो अभी बता दिया मीन मीडियन मोड के लिए, लेकिन ये ना मीन मीडियन मोड के एग्जैक्ट नहीं है। अब एग्जैक्ट से मुराद क्या है, अगर मैं आपको कहूं
कि मीन सबसे बड़ा है, देन मीडियन एंड देन मीन मोड। सॉरी, आप कहें ये पॉजिटिवली स्क्यूड है, बिल्कुल सही है क्योंकि मीन सबसे बड़ा है। आप अगर मैं कहूं कि ये 60 हो, ये 50 हो अगर, तो ये बताएं जाने बला से 50 से कम होगा तो 50 से कम तो एक नंबर है, हो सकता 49 हो सकता 48 हो सकता 40 हो, ठीक है ना। तो इस रिलेशन से कुछ वैल्यू मालूम हो भी जाएं, आप दूसरी एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हैं कि मोड का आंसर कम ही आना, 50 से पता नहीं कितना आना है, लेकिन इनके दरमियान एग्जैक्ट रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्ट ये है, प्रूफ किया गया। ये कहां से आ गया? ये प्रूफ किया गया है कि मोड जो होता है वो बराबर होता है इसके। मीडियन को 3 से जरब दे दे, मीन को 2 से जरब दे दे, माइनस कर दे तो डेटे का मोड आ सकता है। यानी इनमें से हो सकता है आपको डेटे का मोड पता हो, डेटे का मीन पता हो, तो डेटे का मीडियन आ जाएगा। इक्वेशन बनी हुई ना, इक्वेशन में एक अननोन का आप फाइंड कर सकते हैं, तो ये इनके दरमियान एग्जैक्ट रिलेशन है। इस शेप के लिए, स्क्यूड के लिए, पॉजिटिव के नेगेटिव कुछ भी हो सकती है, कहता उससे ताल्लुक नहीं है। चाहे हो स्क्यूड, आपका सिमेट्रिक में क्यों नहीं? और भाई सिमेट्रिक में तो तीनों बराबर होते हैं ना, वो तो पढ़ लिए हैं। स्क्यूड में अलबत्ता ये रिलेशन जरूर होगा कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम मीन। और कौन सी सिमेट्रिक, कौन सी स्क्यूड, पॉजिटिव के नेगेटिव? तो आप कहेंगे दोनों में से कोई हो जाए। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वो आपको क्या करता है, चले एक क्वेश्चन लिखे, शाबाश, देखें आप कर सकते हैं कि नहीं। लिखें क्वेश्चन, इफ मोड ऑफ अ डेटा, इफ, जल्दी जल्दी कॉपी पकड़े और तुम भी उठ जाओ ना, बैठे हुए हो, जल्दी। इफ मोड एंड मीडियन of a data set are 60 and 40 respectively. Find mean of data. हाँ कहता डेटे का मीन बताएं। If mode and median of a data set are 60 and 40 respectively, find mean of the data. अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आसान है, मैंने सामने वो रिलेशन लिखा हुआ है, आपने कहना जिसमें पुट कर दे। क्वेश्चन मुश्किल बनेगा जब आपको ये पेपर में आया, पूरा आपका कोर्स आपके ज़हन में है, आप कहेंगे ये डेटे का मीन तो पूछ रहा है और हम मीन इस तरह से कैलकुलेट कर देते हैं, तो यहाँ तो डेटा भी नहीं दे रहा, बस मोड दे रहा है, मीडियन दे रहा है, कहता मीन बता दें। जिनको तो रिलेशन याद होगा वही आंसर करेंगे ना। चीजें तो मैंने कहा ना, ये नहीं कि बहुत कोई हाई फाई लेवल की आती हैं, क्योंकि हैं ज्यादा, छोटी छोटी चीजें टेक केयर करनी होती हैं। हम कहेंगे ये जिस तरह से AM GM HM में रिलेशन है, इसी तरह से इनमें भी रिलेशन है। अब उसने आपको कहा मोड 60 है, मीडियन 40 है, तो ये 120 बन गया, माइनस 2 टाइम मीन, मीन 2 मीन उधर चले जाएगा तो 60 उस साइड पर आके 60 रह गया, तो मीन का आंसर 30 आ गया। 30 आ जाएगा ना, तो मीन का आंसर 30 आ जाएगा। अच्छा, पहले मुझे ये नहीं पता था, इतना तो पता था कि ये स्क्यूड शेप के लिए लगता है, स्क्यूड शेप के लिए। आप कहें जी आपको कैसे पता चला ये स्क्यूड शेप है? भाई मुझे पता चल गया जब उसने मीडियन और मीन के मोड और मीडियन के आंसर दो डिफरेंट दिए, तो मुझे वहीं से पता चल गया कि ये तो सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकते, स्क्यूड है। हाँ, इससे मुझे कोई कंसर्न नहीं है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि दोनों के लिए ये है। और जब मैंने इसकी कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली और फिर देखा
तो पता चला मोड का आंसर 60 है, मीडियन का आंसर जो है वो 40 है, मीन का आंसर 30 है, तो सबसे बड़ा आंसर मोड है। तो इसका मतलब है कि मुझे इसकी शेप भी पता चल गई है, ये नेगेटिवली स्क्यूड है क्योंकि मोड का आंसर सबसे ज्यादा है, तो इसलिए डेटा सेट जो होगा वो नेगेटिवली स्क्यूड डेटा हो जाएगा। तो इस तरह से अब ये आसान, क्योंकि फार्मूला बिल्कुल सामने लिखा हुआ था, लेकिन जैसे ही आप पेपर में जाएंगे तो आपके लिए शायद ये मुश्किल हो जाए पहचानना कि जी कैसे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। यहां तक हमने एवरेज का चैप्टर जो है वो कंप्लीट किया है, एवरेज का। ये एवरेज का चैप्टर कंप्लीट हुआ है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स समझ ली हम पढ़ रहे हैं, और बेसिक स्टैटिस्टिक्स में एक्चुअली 3 टॉपिक हैं। एक है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और शुरू वाले सारे पोर्शन, दूसरा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये जो अभी हमने किया है, और एक टॉपिक और रह गया, तो फिर ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स वाला समझ ले, चैप्टर कह लें या टॉपिक कह लें, वो कंप्लीट होगा। अब देखिएगा कि नेक्स्ट एक्चुअली हमने कैलकुलेट करना क्या है, क्या कैलकुलेशन जो है वो हमने नेक्स्ट जो है वो परफॉर्म करनी है। मैंने बात की थी मीन की और कहा था मीन इज मीन, मीन सेल्फिश है, अरिथमेटिक मीन इज मीन, इसलिए सारी वैल्यू ने एफर्ट की और आपने उस डेटा से एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट कर ली। उससे पूछा जाके मीन से कि भाई जिन्होंने तुम्हें कैलकुलेट किया है यानी कि डेटा वैल्यूज, वो किधर है? कहता मुझे क्या पता, मैं तो मीन हूं। उससे क्या पूछ रहा है? यानी कि मैं तो सेल्फिश हूँ, खुद गर्ज हूं, मुझे मेरी अब बस अपनी जात से कंसर्न है, ढूंढ लो किधर है। कहता जी इधर उधर ही है, इधर उधर ही है। अगर तो कोई डेटा सेट ऐसा होता जिसमें एक रीडिंग जो है वो 49 होती, एक रीडिंग 51 होती, मैं इसका मीन कैलकुलेट करता, आंसर 50 आना था, इससे जाके पूछता कि भाई वैल्यू किधर है, वो कहता मेरे करीब करीब ही हैं कहीं। चलिए हमें मिली तो नहीं, लेकिन हमें ना इस स्टेटमेंट पे काफी इतबार लगा। फर्ज करें कि जी चले अंदाजा तो हो गया ना 50 के करीब करीब ही हैं, ओके। 298 और मैंने इसका मीन कैलकुलेट किया 50, इसको जाके पूछा, इसने कहा मैं तो मीन हूं। असि कहा अच्छा चले हमें तो पता है कि तुम सेल्फिश हो, मीन हो, फिर भी बताओ वैल्यू किधर? कहेगा तो ये भी मेरे करीब करीब होगी, ढूंढ लो, एक बहुत दूर, एक बहुत दूर। यानी क्या कह रहा हूं कि मीन में हम कहते हैं वैल्यूज आर राउंड अबाउट दिस नंबर। यहां तक तो शायद ये इंटरप्रिटेशन एक्सीलेंट थी, लेकिन यहां तो ठीक नहीं बन रही। इस स्टेटमेंट पे हम कितना एतबार करें? क्या कि जी वैल्यूज मेरे इर्द गिर्द ही होंगी, देख लें, कोई पता नहीं। इस स्टेटमेंट में कितनी रिलायबिलिटी है, कितना रिलाई कर सकते हैं? मीन में ये कोई कमाल, मीन में ये खूबी है ही नहीं बताने की। बस वो हर वक्त यही कहता रहता है जी मेरे इर्द गिर्द, मेरे इर्द गिर्द, लेकिन ये नहीं बताता कि मेरे किस तरह, कितना करीब या कितना दूर। वो कह रहा है वैल्यूज की जो इंटरनल वेरिएबिलिटी है, डिस्पर्शन कह दें, वेरिएबिलिटी कह दें, मीन वो नहीं बताता। मैं अगर आपको ये कहूं कि जी पिछले साल जून का एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, 35 डिग्री, और आजकल भी महल 35 ही है, 35 36 चल रहा है आजकल। पिछले साल जून में एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहा। आपने कहना ले पिछले साल तो लोगों की जून में मौजें लग गई थी, तो 35 डिग्री कौन सा, आजकल बहुत ज्यादा हीट तो नहीं है ना, हमारे लिए काबिल बर्दाश्त है। जब ये 42 43 44 पे 45 पे जाता है तो हमें प्रॉब्लम लगती है, तो हम कहेंगे वेरी गुड यार मौजें लगी हुई थी। किसी को कहा
भाई तुम्हारी तो यार पिछले साल जून में थे, हाँ था, तो बड़ा मौजे की तूने 35 डिग्री के साथ। वो कहता खुदा का नाम लो, हमारी तो जान निकल गई। मैंने क्या हुआ? कहता जी जून, जैसे ही जून का महीना स्टार्ट हुआ टेम्परेचर 46 पे था, फिर 47, 46, 48 पर भी चले गया। कहता जी 20 दिन तक तो हम यही समझते रहे कि बस क़यामत आ गई जी, इतना इतना टेम्परेचर, इतना बुरा हाल। फिर जी बारिशें स्टार्ट हुई, फिर क्या हुआ? वो टेम्परेचर 20 पे चला गया, कभी 20, कभी 21 पे। बस 4-5 दिन यही रहा, एवरेज की तो 35 बना। ये मौजें लगा रहे थे हम। उनसे पूछा, वो कहता आखिरी 3-4 दिन छोड़ दो, बाकी तो हमारी जान निकाल दी थी जून ने। तुम कह रहे थे तुम्हारी बड़ी मौजें थी। आप कहेंगे यार मैंने डेटे से एवरेज ली है, वो तो यही बनती है। कहता छोड़ो एवरेज की, एवरेज गलत होगी। आपने कहा नहीं यार कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही है, लेकिन मीन में ये पोटेंशियल नहीं है कि आपको ये बता सके कि डेटा की वेरिएबिलिटी कितनी है मीन से, वेरिएशन कितनी का आ रही है मीन से, वैल्यूज इर्द गिर्द तो है, कितनी उसमें स्प्रेड है। लाइक ये अगर डेटे का मीन है, हो सकता है बाकी वैल्यू इर्द गिर्द ये वाली हो, फिर तो ये बड़ी रिलायबल सी है। डेटे का मीन ये है और वैल्यू जो है वो कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर, बहुत ज्यादा डिस्पर्शन है, कोई 2 है तो कोई 98 भी है। ये तो बात समझ आती है कि अब क्या करें। तो फिर अब हमने नेक्स्ट चैप्टर में मूव करना है, जिसमें हमने डेटा की वेरिएशन मेजर भी करनी है। इंटरनल जो स्प्रेड है, फैलाव जिसे कहते हैं, डिस्पर्शन, इंतशार जिसे कहते हैं, वो हमने मेजर करना है कि पता तो चले कि इंटरनली कितनी वेरिएशन डेटा सेट में आ रही है, ताकि हमें अब सही तौर पे ये पता चल जाए कि जी बाकी डेटा मीन के कितना करीब है। कहीं ये तो नहीं कि इतनी ज्यादा वेरिएशन हो और हम कहेंगे पता है जितना करीब तुम बता रहे हो। वेरिएशन बता रही है या तो वैल्यू बहुत तुमसे ऊपर निकल गई है या कोई वैल्यू बहुत तुमसे छोटी रह गई है। लेकिन जिस डेटा सेट का डिस्पर्शन या वेरिएशन मेजर कम होगा उसको हम कहेंगे कि हाँ जी हमें पता है तुम्हारे पास वैल्यू ना बस करीब 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 ही है, क्योंकि हमने वेरिएशन मेजर किया तो बहुत कम आ रही थी। इसका मतलब है वैल्यू जो है वो आपस में काफी क्लोजली कॉम्पैक्ट है तुम्हारे इर्द गिर्द, लेकिन जिसकी वेरिएशन ज्यादा आ रही थी वहां तो बहुत ज्यादा वैल्यू ऊपर नीचे है। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसको हमने कंक्लूड करना है। हाँ जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे, वरना फिर हम मैथ्स की क्लास में शिफ्ट करते हैं। चले ठीक है जी, अब हम मैथमेटिक्स की क्लास में चलते हैं, क्योंकि ये अदरवाइज थोड़ा सा टाइम मैंने इसके ऊपर और भी करना था, लेकिन चूंकि ये कंक्लूड हो गया है तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट से ही हम प्रॉपरली जो है वो स्टार्ट करें। जी सर ये जो पॉजिटिवली स्क्यूड है इसमें मीन मीडियन मोड, इसमें मीन सबसे बड़ा क्यों है? ऐसा ये रिलेशंस क्यों आ रहे हैं इसके अंदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली स्क्यूड में? अच्छा, हाँ मुझे सिर्फ ये बताइएगा, आपने फिजिक्स पढ़ी है? यस सर। ये न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड मोशन है, ऐसे है ना, F इज इक्वल टू हाँ। m। ये इसके बराबर क्यों है? ये तो न्यूटन ने खुद ही लॉ बनाया था और उसने बताया था। तो ये मैंने नहीं बनाया, ठीक है। डे 1 पे याद है मैंने क्या कहा था? मैंने डे 1 पे मैंने आपको ये कहा था कि स्टैटिस्टिक्स के जो फॉर्मूले हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो हमने किसी रिजल्ट को प्रूफ नहीं करना, प्रूफ नहीं करना, सबके प्रूफ है। इसके लिए हम अपने वो जो मैथ और स्टैटिस्टिक्स के बच्चे जो जिनका काम ही ये है उनको जरूर, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड मोशन, ये फिजिक्स वाले को प्रूव करें, वो करेंगे, हमें कहा या बता दिया बस हमने यूज करना है। तो मैं आपको इसकी डेरिवेशन तो नहीं करा रहा ना, और ये नहीं कि ऐसे लिख दिया इधर 5 लिख दे, क्यों लिख दे, नहीं लिख दिया 3 ही है, क्यों 3 है, इट इज अ रिजल्ट, इट इज अ, जैसे मैट्रिक में नहीं आप वो थ्योरम प्रूफ कर लेते हो सर्कल के और इस तरह से ट्राइंगल के, उसके बाद कहते हैं कि वो अगर मैं आपको कहूँ हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर,
प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आपने कहना ऐसा क्यों है, पाइथागोरस थ्योरम, मतलब फिसागोरस क्यों है, तो जब वो पाइथागोरस थ्योरम जो प्रूफ करेंगे तो उसमें आ जाएगा। तो इसका आंसर ऐसे नहीं है कि ये क्यों बड़ा है, ऐसा नहीं है। ये रिलेशंस हैं, ये डेटा सेट्स हैं, इनके रिलेशंस मैथमेटिकली हर चीज प्रूफ की गई है। हम इसके एंड यूजर हैं, तो इसलिए हम इन रिलेशंस को एज इट इज जो है वो ले रहे हैं। ओके सर, ठीक है। जी, और कोई? मैं किसी भी फार्मूले को डिराइव नहीं कर रहा है, होती है ना डेरिवेशन, डिराइव करना कि ये बिल्कुल सही है, ये ऐसा ही है, ये है डेरिवेशन करना। तो मैं किसी भी फार्मूले को आपके लिए डिराइव नहीं कर रहा, लिख रहा हूं। ड्राइव करना समथिंग एल्स, लिखना समथिंग एल्स। ये उसी तरह की बात है कि अगर आप मार्केट से जाएं, मैंने कहा था स्टैट के फार्मूले रेसिपी हैं, आप रेसिपी ले आए, पकाने की बजाय ये सोचते रहे कि इसमें जो चिली डाली हुई है वो इतने ग्राम क्यों है, वाई, इसमें उन्होंने अदरक क्यों डाल दिया है, इसमें बाकी ओनियन क्यों डाला हुआ है, जिंजर क्यों डाला हुआ है, फ्लावर क्यों डाला हुआ है, टमाटो क्यों डाले हुए हैं, बस यही सोचते रहे, हंडिया तो नहीं पकेगी। हाँ, आपको रेसिपी बनाने के लिए कहा है, तो फिर तो आपको सोचना है कि इसमें कौन सी चीज कितनी मिकदार में डालनी है, फिर तो ठीक है। लेकिन हम उस रेसिपी के यूजर हैं, मैन्युफैक्चरर नहीं है, तो नहीं, ठीक है ना, हम मैन्युफैक्चरर नहीं है, हम एंड यूजर है। तो एंड यूजर का काम ये नहीं होता। हम स्टैटिस्टिक्स को एज एन अप्लाइड ले रहे हैं, हम स्टैटिस्टिक्स को एज एन थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे इस वक्त। तो कोई चीज में आपको फॉर्मूला तो लिख देता हूं, मतलब ज्योमेट्रिक मीन था, मैंने कहा था वैल्यूज को प्रोडक्ट करें पावर 1/n लिखे, तो क्वेश्चन तो ये भी क्यों करना है, यस, ठीक है ना, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों इसको करना है। हार्मोनिक मीन में रेसिप्रोकल क्यों करना है, 1/x क्यों कर देना है, n ऊपर क्यों लिख देना है, यानी उसकी डेफिनेशन क्या है, क्यों है। तो ये तो नहीं ना क्यों है, आप प्रूफ करने के लिए पता नहीं किस साइंटिस्ट ने कितनी एफर्ट की थी, और उसने कहा दिस इज माय फाइंडिंग। जब उसने अपनी फाइंडिंग को प्रूफ किया होगा तो सारा लॉजिक बताया, उसके बाद दुनिया कहती ठीक है अब हम इसको ऐसे यूज किया करेंगे, ठीक है ना। तो हमने किसी भी फार्मूले की यहाँ पर उसको एज एन डेरिवेशन नहीं पढ़नी, उसको एज एन अप्लाइड फार्मूला जो है वो जरूर हमने डिस्कस करना है। जी, तो लास्ट टाइम हमने पहले तो पढ़ा रेशो, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर, फिर पढ़ा प्रोपोर्शन विच इज बेसिकली द इक्वालिटी ऑफ टू रेशो। कहता जी कोई काम हो रहा है, किसी टाइम पर हो रहा है, इतने काम के लिए कितना टाइम, हम कहते हैं जी टाइम बताओ कितने, काम कितने गुना बढ़ा है, 5 गुना, टाइम भी 5 गुना बढ़ा दो। टाइम 1.3 टाइम्स बढ़ा है, टाइम भी 1.3 टाइम्स ज्यादा कर दो। अगर इनवर्स हो तो फिर कहते हैं काम कितने गुना बढ़ा है जी, 3 गुना। और अगर कोई इनवर्स हो तो हम कहेंगे इसे 3 गुना फिर कम करो। अगर इनवर्स रिलेशन है, इतने दिन बढ़ गए हैं, खाने वाले ज्यादा हो गए हैं, जितने जितने गुना खाने वाले ज्यादा हुए उतने गुना डे कम कर दो, खाना उतने जल्दी खत्म हो जाएगा। ये था रेशो और परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है परसेंट का। आपके जी रहने दे सर, हमें परसेंटेज आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन आपको परसेंटेज का सिर्फ एक एस्पेक्ट आता है, सिर्फ एक एस्पेक्ट, जबकि परसेंटेज के रेलेवेंट टोटल तीन क्वेश्चन समझ लें या 3 इंफॉर्मेशन हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। आपको उनमें से एक कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज बनाना, जिसकी परसेंटेज बनानी है वो ले लेते हैं, नीचे टोटल लिखते हैं, 100 से ज़रब दे देते हैं, परसेंटेज बन जाती है, बिल्कुल सही है। अब जरा देखते हैं कि मैं जो परसेंटेज में, और ये इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपको हेल्प आउट करते हैं कजूम साहब, ये जब पढ़ते थे सीए में, ज़ाहिर है मेरे पास मैथ्स में, तो कहते हैं कि सर ये जो आपने हमें वो कराया ना परसेंटेज वाला, कहता मैंने उस वक्त भी उसको बड़ी प्रॉपरली किया
और कहता जी मैं आज तक कहता जी मैं उसका बेनिफिट ले रहा हूँ अपने बहुत सारे फाइनेंस के प्रॉब्लम्स में, और मेरे दोस्त कहता जी पता नहीं वो भी कर लेते हैं लेकिन कहता पता नहीं कहाँ से घूम घुमा कर ना वो पहुंचते हैं। सिमिलरली मेरा भतीजा अब तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब पर अमेरिका में है, वो आजकल आया भी हुआ है और उसने भी मुझे आगे यही वर्ड बोले, कहता चाचू आपने मुझे वो परसेंटेज वाला जो समझाया था, कहता जी मैं बस आज तक उससे कहता जरा सी बात होती है कहता जी मैं टक टक करता हूँ और फौरन कहता जी मैं आपसे कहता मेरे उधर मेरे दोस्त भी समटाइम हैरान है कि यार तुम ठीक है हम भी कर लेते तुम इतनी जल्दी कैसे करते हो, ठीक है ना। इसको बच्चों आपने बड़ा ही क्लियरली, इसलिए मैं 4-5 क्वेश्चन आपके साथ करूंगा, छोटी सी एक्सरसाइज है ये, अगर आपको क्लियर होगी ना तो आपके ये परसेंटेज वाले बड़े मसाइल हल हो जाएंगे। परसेंट, द वर्ड परसेंट मीन्स 100, सब जानते हैं 100 में से। वो यूज द सिंबल परसेंट, ये भी हमें पता है सिंबल को यूज करते हैं टू एक्सप्रेस द वर्ड परसेंटेज। ये दो चीजें तो आपको पता है कि जी परसेंट का मतलब है 100 में से, और ये सिंबल हम यूज करते हैं परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल कहता है 17% मीन्स 1700, यही है ना 17%, सॉरी तो 17% means 1700 and can be written with in this way। अगर आपने परसेंटेज सिंबल वहां से रिमूव करना हो तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अगर आपने परसेंटेज सिंबल अप्लाई करना हो 100 से मल्टीप्लाई करें और 7% लगा दें। मैं कहता हूं इसे रिमूव करो, आप कहेंगे फिर 17 को 100 पर तकसीम कर देंगे, रिमूव हो जाएगा। ये चीजें आपको लिए आसान है, पता है जी परसेंटेज लगानी है तो क्या करना है, जो भी है परसेंटेज लगानी, 100 से सिर्फ 2% लगा दो, हटानी है 100 से डिवाइड करो परसेंटेज हटा दो। देखिए परसेंटेज है ना, मैंने हटानी थी, मैंने कहा ये ले 100 से तकसीम करे और परसेंटेज के बगैर लिखे। कंसिडर द फॉलोइंग 3, ये वो 3 है जो मैंने आपको कहा था कि 3 क्वेश्चन आपने परसेंटेज में याद करने हैं। कंसिडर द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। एक छोटी सी एक्सप्रेशन आपने ना, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये मैंने ना आप लोगों की याद दहानी के लिए एक स्टेटमेंट बना दी। क्या? x% ऑफ y इज z। ये एक छोटी सी मैंने आप लोगों की याद दहानी के लिए एक स्टेटमेंट बना दी, x% ऑफ y इज z। थोड़ा सा इसको मैथमेटिक्स अगर लगाएं, हमें पता है जब ऑफ का वर्ड आता है तो हम मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं, इज का वर्ड आता है तो हम इक्वल लिखते हैं। कहते हैं x इज 5 तो हम लिखते हैं ये ले x इज 5 ऐसे करके। तो ये मैंने ऊपर स्टेटमेंट दी और नीचे उसी स्टेटमेंट को मैंने थोड़े से मैथमेटिक्स के सिंबल के साथ लिख दिया। अब देखें क्या इसमें 3 अननोन आ रहे हैं, यही 3 क्वेश्चन मैंने कहा। कभी वो हमसे x पूछेगा, कभी वो हमसे y पूछेगा, कभी वो हमसे z पूछेगा। अब जरा पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज 45% ऑफ 200। हमने क्या एक्सप्रेशन याद की है, x% ऑफ y इज z। तो मेरा तो ख्याल है कि ये दिया हुआ उसने, यही नहीं है 45% ऑफ 200। हमने अगर रट्टा लगाया हुआ है तो हम कहेंगे जी x% ऑफ y इज z, तो उसने कहा हुआ 45% ऑफ 200 व्हाट इज, कहता जी क्या होगा, z पूछा हुआ, उसने हमें ना z पूछा हुआ है कि 200 का 45% कितना होता है। सबसे पहला काम तो ये होगा x% ऑफ y इज z में कि जी हमने फाइंड क्या करना है, देख लें। उसने लिखा हुआ था 45% ऑफ 200, आपने कहा इसमें z पूछा हुआ है, वैल्यू पुट कर दी 45% ऑफ 200। अब कैलकुलेशन, आप कहें जी कैलकुलेशन में परसेंटेज सिंबल हटाना होता है, बिल्कुल हटा के लिखेंगे। मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, और 200 90 आता है आंसर। तो 45% ऑफ 200 90। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर 100 में से 45 हो तो 200 में से कितने 90। 100 में से 45 200 डबल किया 100 को, तो इधर भी कर दे
कि अगर उसके 100 में से 45, हम कहते हैं उसके 45% नंबर आए हैं, तो 100-200 का पेपर है तो कितने आए? 90 आए जी उसके। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमें पहली इक्वेशन में पता चल गया कि उसने हमसे जी पूछा था, बाकी सारी कैलकुलेशन में जगह पुट की और जी की जगह उसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कहता 90 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर? इस दफा बाय मिसिंग है, ऑफ के बाद वाली स्टेटमेंट मिसिंग है। 90 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर? हमने जेन में रटा लगाया हुआ है। 45% ऑफ जो आएगा आगे लिखेंगे तो ऑफ के बाद वाले तो पूछा हुआ है, आप समझ इस दफा आपको उसने बाय पूछा हुआ है। एक्स अवेलेबल है, जी 90 अवेलेबल है, तो वैल्यूज पुट कर दी मैंने, वैल्यूज पुट कर दी। 45% ऑफ, मैंने यही एक्सप्रेशन हर दफा यूज कर रहा हूं, मैंने कहा इस दफा वाई मिसिंग है, वाई फाइंड करना है। अब वाई फाइंड करेंगे 90 ओवर 45%। जी जब तक कैलकुलेशन नहीं हो सकती, जब तक ये परसेंटेज से जान नहीं छूटती। परसेंटेज हमारे पास जो है वो साथ लगी हुई है, तो अब कहें जी परसेंटेज हटाना है तो फिर 100 से तकसीम कर दें, हटा दें। ओके, तो 90 इंटू 200 ओवर 45, सॉरी 100 और 200 ओवर 45, 200 उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या बना? कहता जी किसी नंबर का अगर 45% लें तो आंसर 90 आ जाता है। नंबर बताओ जिसका 45% लेंगे तो 90 आएगा। 90 है 45% ऑफ व्हाट नंबर? इस नंबर का। कहता जी फर्ज कर एक स्टूडेंट है, कहता जी मेरे ना 45% नंबर आए हैं। भी तुम्हारे नंबर कितने हैं? 90। कहता 45% बनते हैं भी किसका? कहता जी आप बताओ मेरा पेपर कितने नंबर का होगा? तो भाई तुम्हारा पेपर 200 नंबर का था। एक शख्स है, उसको प्रॉफिट हुआ है, कहता मुझे 90 रुपए प्रॉफिट हुआ है, मैंने 45% मार्जिन कमाया है। कितनी सेल की थी? कहता आप देख लो कितनी की होगी। बता दो रहा हूं 45% सेल का मेरा, मैंने 90 रुपए कमाए हैं, 45% ऑफ माई सेल 200 रुपए की सेल की है उसने। आंसर सब करेंगे ना प्रैक्टिकली आगे जाके तो पता चलेगा। आएंगे इन तीनों में से कोई एक। कभी हम कहेंगे जी मिसिंग है, जब वो कहेगा ऑफ बट नंबर, हम कहेंगे इसमें तो वाई आ रहा मिसिंग। वो कहेगा फ्ला इज बट नंबर। जैसे लास्ट है, कहता 90 इज व्हाट परसेंट? यहां तो बिल्कुल क्लियर है, एक्स पूछ रहा है व्हाट परसेंट, एक्स को कह रहे हैं व्हाट परसेंट। तो 90 इज व्हाट परसेंट ऑफ 200? व्हाट परसेंट ऑफ 200? क्या मिसिंग है इसमें से? एक्स। एक्स मिसिंग है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन 200, 90 इज तो एक्स परसेंट। एक्स परसेंट ऑफ 200 90 इज 90। अब एक्स परसेंट कैलकुलेट करनी है 90 बाय 200। उसने कहा बट परसेंट, आंसर परसेंटेज में देना है। आपने ये लगा तो हुआ है तो भाई वो तो उधर लगा हुआ है, इधर अप्लाई करना है। जब तक 100 से नहीं जरूरत दोगे अप्लाई तो नहीं करोगे 7%। अब जरूर आप साफ लिख सकते हो ये 45% आंसर आएगा। आपको एक्सप्लेन किया गया परसेंटेज में पॉसिबल 3 क्वेश्चन। ये एक्सप्रेशन आपने याद करनी है। इस एक्सप्रेशन को याद करके आप कभी कभी हमें वो v पूछेगा, कभी y पूछेगा और कभी x परसेंट पूछेगा। एक चीज कि ये और ये दोनों चीजें ये आपस में लिंक होनी चाहिए, लिंक होनी चाहिए। क्या लिंक होनी चाहिए? अगर x लिखा हो ना परसेंटेज मार्क्स, तो जो z होगा उसमें से आपने ना परसेंटेज का वर्ड हटाना है, तो यहां पर आ जाना चाहिए नंबर ऑफ मार्क्स। नंबर ऑफ मार्क्स अगर ये लिखा हुआ हो परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज का वर्ड हटा दो, नंबर ऑफ
प्रॉफिट या अमाउंट ऑफ, हर प्रॉफिट के लिए तो वर्ड अमाउंट देखेंगे, कितना प्रॉफिट। अगर मैं कहूंगा ना यार मुझे 10% प्रॉफिट हुआ, तो जी पूछना तो आप पूछेंगे कितना हुआ, 30 रुपए हुआ। यानी कि वही बात एक्स परसेंटेज फॉर्म में और बिल्कुल वही बात जी ने आपको नंबर या अमाउंट फॉर्म में करनी है। ये जरूर मैच होने चाहिए। अगर एक्स हो, अगर जी हो ये वाला नंबर ऑफ पास स्टूडेंट्स, तो ये फिर एक्स होगा परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट्स। अब हम 2-3 क्वेश्चन करते हैं। क्या अभी डोंट वरी अबाउट दैट कि जी क्या हम कह रहे हैं जी ये मैच होनी चाहिए। अभी 4 क्वेश्चन करेंगे, समझ आ गई मैं किसे कह रहा हूं मैच होने चाहिए। फिलहाल इतना समझें कि जिस चीज की परसेंटेज दी हो, अगर ये हो ना परसेंटेज ऑफ मेल इन द क्लास, तो ये होना चाहिए नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इन द क्लास। अगर ये दिया हुआ है नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट, ये होना चाहिए नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट्स। तो यानी कि वो चीज परसेंटेज और जी उसी का नंबर। अब जरा इसके रेलेवेंट प्रॉब्लम करते हैं। अली गेव 20% ऑफ हिज कार्ड्स टू जमील। उसके पास कुछ कार्ड्स अवेलेबल थे और उसमें से उसने 20% कार्ड जो है वो जमील को दे दिए। 15% टू शकील। अब पता नहीं कितने कार्ड है, 100 तो नहीं ना। अगर 100 हम तो वैसा बोल सकते हैं, लेकिन हमें तो नहीं पता कितने कार्ड है। 15% टू शकील। इफ ही स्टिल हैड 520 कार्ड्स, मतलब कुछ कार्ड्स थे, 20% चले गए, 15% और उसने दे दिए। कहता उसके बाद भी उसके पास 520 कार्ड जो है वो लेफ्ट ओवर कार्ड्स हैं, बच गए उसके पास। हाउ मैनी डिड ही हैव ओरिजिनली? उसके पास थे कितने कार्ड का था वो बताओ। 15% कार्ड एक को दिए, 20% एक को दिए, 520 बच भी गए। कहता बताओ इनके पास कार्ड थे कितने ओरिजिनली? अब आपने, मैं कह सकता हूं 20 और 15 35% कार्ड जो हैं वो उसने दे दिए। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कह सकता हूं 65% कार्ड उसके पास बचे हुए हैं। ये 20 और 15 30 35% कार्ड उसने अगर दे दिए हैं तो 100 में से 35 निकाल दें। परसेंटेज की बात हो, 65% कार्ड उसके पास है वो बचे हुए हैं। अब सबसे पहले तो देखें यहां पर परसेंटेजेस और नंबर्स का जिक्र हो रहा है, इसको सोचना है हमने। x% ऑफ y इज z। ये चीज सबसे पहले उसने ये जो परसेंटेज दी है किसका? 20%, किस कार्ड का? और पूछ क्या रहा है? उसके पास थे कितने, ये पूछ रहा है। अगर मैं कहूं 35% ऑफ, किसका 35% दिए उसने? अपने पास जो उसके कार्ड्स थे, कितने थे? कहता यही तो पूछ रहा है। ठीक हो गया। अब मैंने कहा था एक्सप्रेशन में ये दोनों मैच होनी चाहिए, ये दोनों मैच होनी चाहिए। 35% कार्ड उसने जो है वो कार्ड जो है वो दे दिए, तो यहां पर नंबर ऑफ कार्ड्स गिवन होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ गिवन कार्ड्स, तो यहां नंबर ऑफ गिवन कार्ड्स। कितने कार्ड दिए हैं उसने? 520 बचे हुए हैं। आपके टोटल में से 520 माइनस कर दे, बाकी उसने दे दिए। टोटल ही तो मैं मालूम कर रहा हूं, और क्या मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं? ये वो तो नहीं है आपके जी। फिर तो जो सर ने जो एक्सप्रेशन बताई थी वो तो नहीं मैच हो रही। क्यों? 35% कार्ड ऐसे हैं जो उसने दे दिए, तो हमारे पास परसेंटेज ऑफ कार्ड्स गिवन की बजाय क्या वर्ड होना चाहिए ताकि जी में लिख सकते नंबर ऑफ कार्ड्स गिवन। वो तो नहीं बन रहा। आपके पास क्या है? ये हमारे पास तो 520 है लेफ्ट कार्ड, लेफ्ट कार्ड्स। कहता फिर परसेंटेज ऑफ लेफ्ट कार्ड मिल सकती है हमें? परसेंटेज ऑफ लेफ्ट कार्ड्स ये तो मिल सकती है, इसलिए मैच हो गए। इसे मैं कहता हूं मैच करना। आपको था कि 35% कार्ड जो है वो दे दिए हैं, आपके लिए नंबर ऑफ कार्ड्स गिवन होने चाहिए। क्या है ये आपके पास? हमें पास तो है नंबर ऑफ कार्ड्स लेफ्ट। तो फिर हम कहें कोई बात नहीं,
अगर ये गिवन परसेंटेज है, हम भी परसेंटेज लेफ्ट रहने देते हैं, मैच करके एक्सप्रेशन पूरी करें। अब आप क्या कह रहे हैं, कहते हैं जितने उसके पास कार्ड्स थे उसका 65% कार्ड बच गए, जो कि 520 कार्ड बनते हैं। ओरिजिनल कार्ड कितने होंगे, सॉल्व कर दें बाय के लिए। 800 कार्ड थे उसके पास टोटल 800 कार्ड्स थे। मैंने सबसे पहले तो ये नोट किया है, क्या परसेंटेज निकालनी है, नहीं परसेंटेज तो नहीं है। क्या निकालना है, उसने कहा था ओरिजिनल जितने परसेंट कार्ड दिए, किसका भी कार्ड जो थे वो कितने थे, ये वही फाइंड करना है। अच्छा, वाई फाइंड करना है। इसके बाद सोचा कि जी अगर 35% कार्ड गिवन है तो क्या नंबर ऑफ कार्ड गिवन पता है, नहीं जी लेफ्ट ओवर कार्ड पता है। हमने परसेंटेज को भी लेफ्ट ओवर परसेंटेज में बदल दिया, मैच हो गया। 800 कार्ड उसके पास थे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वन है, आफ्टर अली गेव 110 cards to Shakil, to Jamil, and 75 to Shakil. He still had 315 left. 110 कार्ड उसने एक शख्स को दे दिए, 75 कार्ड एक को दे दिए, 315 फिर भी बच गए। What percentage of the cards did he give away? परसेंटेज पूछी, ये क्लियर हो गया। एक्स पूछा हुआ है, किस चीज की परसेंटेज है, कार्ड्स गिवन की है। परसेंटेज ऑफ गिवन कार्ड्स, यहां तो आना है टोटल, और यहां क्या आना है, नंबर ऑफ गिवन कार्ड्स। मैंने कहा था ना वहां नंबर या अमाउंट आ जानी है, नंबर ऑफ गिवन कार्ड्स। ये तो क्लियर हो गया ना कि पूछा तो उसने परसेंटेज ही है ना, किसकी, गिवन कार्ड्स की परसेंटेज पूछी है। कहता जी क्या टोटल कार्ड पता है, जी पता है। 110 एक को दिए, 75 एक को दिए, 315 बचे हुए थे, सबको जमा कर दिया तो उसके पास 500 कार्ड थे। क्योंकि 185 उसने दिए हुए हैं, 315 उसके पास बचे हुए हैं, दोनों को जमा किया तो 500 कार्ड है। आपने कहना ये तो आ गया, ये मालूम करना है परसेंटेज ऑफ गिवन कार्ड। नंबर ऑफ गिवन कार्ड है कि उसने कितने कार्ड गिवन दिए, यस इन दोनों को जमा किया हुआ 185। जी आंसर भी आ गया। उसने 37% कार्ड दिए थे, अपने पास उसके 500 कार्ड थे, उसने 185 कार्ड दिए हैं जो कि 500 का 37% बनते हैं, तो उसने 37% कार्ड जो है वो गिवन थे उसके लिए। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट कि किस तरह से पहले तो उस एक्सप्रेशन में से एक्स वाई जी को पहचाने, फिर रह गया बात जिसकी परसेंटेज उसकी अमाउंट या उसका नंबर वो जी है। कभी नंबर मालूम होता है तो परसेंटेज उस तरह की बना लें, अगर परसेंटेज है तो नंबर उस तरह का बना लें, लेकिन दोनों मैच होने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 20, अ मैन स्पेंड 19% ऑफ हिज इनकम ऑन क्लॉथिंग। 19% उसने अपने इनकम का कपड़ों पे खर्च कर दिया। 39% इन फूड, 39% उसने फूड पे खर्च कर दिया। 5% पेट्रोल, अपने इनकम का 5% उसने पेट्रोल पे खर्च कर दिया। इफ इज सेविंग फॉर द मंथ इज 555, 555 रुपए उसकी मंथली सेविंग भी थी। कहता उसके महीने की इनकम कितनी थी, कि ये खर्चे करने के बाद भी अगर उसके पास 555 रुपए बचे हुए हैं तो बताएं कि उसके महीने की तनख्वाह थी कितनी। करेंगे, शाबाश, करे टाइम।
सर बी ऑप्शन 1500। 1500। आप मुझे बता सकते हैं कि आपने इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया, यानी कि अगर मैं एक्सप्रेशन, मैंने कहा ना वो फार्मूला तो नहीं है, एक तो था ना फार्मूला, उसका मतलब होता है हर जगह पर यही है, शायद ही आपको एक्स परसेंट ऑफ वाई इज जी किसी किताब में मिले ही ना, किसी भी क्वेश्चन में ना मिले, ये मैंने आपको एक याद दहानी के लिए स्टेटमेंट कराई है। तो एक्स परसेंट ऑफ वाई जी में सबसे पहले बताएं कि आपको क्या मालूम करना था, एक्स के वाई के जी। सर एक्स। परसेंटेज मालूम करनी थी। जी नहीं, परसेंटेज कैसे मालूम करते बेटा, 1500 परसेंटेज आती है, परसेंटेज मालूम करनी इस क्वेश्चन, मंथली इनकम मालूम करनी है, वो परसेंटेज तो नहीं मालूम करनी। सर जी फाइंड करना था हमने। जी फाइंड करना था। जी तो पता नहीं कैसे आपके आंसर देख के बता दिया, चले मैं किसी और से पूछता हूँ। जी आप बताइएगा। जी मैंने आपका माइक ओपन कर दिया है। नहीं जी आप बोलिएगा। सर 880 आंसर आया, तो फिर अल्फा ही होगा 900। 880 आंसर आ रहा है। यस सर। अच्छा, आपने इस क्वेश्चन में x परसेंट ऑफ y इज z मालूम क्या करना था? सर वाई। y मालूम करना था, हिज इनकम, ऐसे ही है ना, हिज इनकम, बिल्कुल यस सही हो सर। गया। ये तो आपकी पर बात सर बिल्कुल सही है, हिज इनकम। अब मुझे अब ये लेफ्ट। बताइएगा कि ये जो 555 रुपए हैं, ये कौन से पैसे हैं? सर ये लेफ्ट। बचे हुए पैसे हैं, तो हमें कितने बची हुई परसेंट परसेंटेज उसकी भी चाहिए। इनकम बच, कितने परसेंट गई? सर 63% बच गई थी। नहीं, बच कैसे गई? स्पेंड का मतलब बची होती है, तो खर्च होती है। सर ये 19 इन सबको ऐड। 19% उसने अपनी इनकम खर्च कर दी, 39% खर्च कर दी, 5% खर्च कर दी, इन सबको जमा किया, क्या आंसर आता है? 63। 63% तो उसकी इनकम खर्च हो गई है, ऐसे ही है ना? तो यस कितने सर। परसेंट सेविंग है उसकी? 37। 37% सेविंग है ऑफ बाय। अब इसलिए आप गए सर, आपने सेविंग क्यों कैलकुलेट की कि 555 रुपए अमाउंट ऑफ सेविंग है कि अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग है? यस अमाउंट ऑफ सर। अमाउंट ऑफ सेविंग है कि अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग है उसकी? सर क्या आप चीज? 555 रुपए उसकी सेविंग है कि स्पेंडिंग है? सेविंग है। सेविंग है, सर जो बच गए लेफ्ट जो हो गए। बच गए हैं, तो इसका मतलब यस सर। उसकी इनकम का 37% उसके पास बच गए हैं, जो कि यस सर। 555 रुपए बनते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे। सर अब बेटा है। जी अब सेकंड, 1500। देखे ना आपने, एक तो सबसे पहले पहचाना 90% ऑफ हिज इनकम, और क्वेश्चन करता हिज इनकम, ऑफ के बाद वाई, वाई पूछा होगा। फिर आपने सोचा कि परसेंटेज तो दी हुई है स्पेंड की, तो क्या मेरे पास अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग है? नहीं जी, अमाउंट ऑफ सेविंग है। आपने कहना ठीक है, परसेंटेज को फिर हम अमाउंट ऑफ सेविंग में ले जाते हैं। 63% खर्च हो गए, 37% बच गए, तो 37% उसकी सेविंग है, ये उसकी है अमाउंट ऑफ सेविंग। सॉल्व कर दिया। इसके अलावा करने की कोशिश करोगे ना, इससे ये नहीं मैं कह रहा नहीं हो गए, यस आप में से बहुत सारे कर भी लेंगे, बिल्कुल आप में से बहुत सारे कर भी लेंगे, लेकिन वो घूम घूम के रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इस एक्सप्रेशन को एक याद करते हो तो फिर आपके लिए ज्यादा सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है, लेकिन एक हिंट पहले आप सुनेंगे, फिर आप देखेंगे। हिंट ये है कि एक स्टूडेंट है, मैंने उससे पूछा कि भाई तेरे कितने नंबर आए और क्या बना? कहता यार मैं ना बस एग्जाम में ना 5 नंबरों से फेल हो गया, 5 नंबरों से। अच्छा तुम्हारे नंबर कितने हैं? कहता जी मेरे 35 आए। क्या आपको इस दो इंफॉर्मेशन को मिलाएं तो पता चल गया कि पासिंग मार्क्स है कितने? उसने कहा मेरे 35 नंबर आए हैं पासिंग मार्क्स, मेरे 35 नंबर आए हैं और सर बस मैं 5 नंबर से फेल हो गया।
इसका मतलब है कि अगर उसमें और 5 आ जाते, 40 वाला पास था, मुझे पता चल गया 40 नंबर पासिंग है और वो अपने 40 नंबर से 5 कम है। अच्छा, एक और को पूछा, फर्ज करें, हाँ बेटा क्या बना, तो एग्जाम देकर आए थे, सर शुक्र है मेरे 50 नंबर आए हैं और मैं 10 नंबरों से पास हो गया। पासिंग नंबर पता चल गया मेरा ख्याल। उसके 50 नंबर आए हैं और अपने टारगेट से 10 नंबर ज्यादा आए हैं, इसका मतलब 40 नंबर पासिंग। ठीक है ना। तो मैंने आपको एक हिंट दिया है इस दो इंफॉर्मेशन को मिला के। अब जरा ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। करें शाबाश, मुझे बताएं क्या आंसर है। जी, क्या आंसर है आपका? क्या आंसर है आपका? सॉरी सर, वो तो पहले ही से था। अच्छा चलो 200 आ रहा है सर। जी 200। 200, ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपने फाइंड क्या करना था? सर वाई टोटल मार्क्स अपने वाई होंगे ना, हमने वो फाइंड किया। ठीक है। अच्छा जी, अब आपके पास परसेंटेज दी हुई है किसकी? पासिंग मार्क्स की। तो क्या आपको पता है कि पासिंग मार्क्स है कितने? सर पासिंग मार्क्स इसमें है 135 माइनस 55 करेंगे ना, जी 80 मार्क्स है पासिंग मार्क्स। 80 मार्क्स, इसलिए तो उसने कहा है, यही मैंने हिंट दिया था, अ स्टूडेंट गेट्स 135 मार्क्स, उसके 135 नंबर आए, एंड 10 पास बाय 55 मार्क्स, यानी कि वो 55 नंबर से पास हो गया। इसका मतलब पासिंग नंबर जो है वो 55, इसमें से कम किया तो 80 थे। आपको चूंकि ये स्टार्ट पे पता चल गया कि 40% मार्क्स एग्जाम में, 40% मार्क्स किसके 40% मार्क्स ये टोटल थे, ये मालूम करने थे। अच्छा, अब ये चूंकि परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स है तो यहाँ पर चाहिए नंबर ऑफ पासिंग मार्क्स। 135 नंबर आए हैं और वो क्लेम कर रहा है मैं 55 नंबर से पास हूँ, इसका मतलब 80 नंबर जो थे पास होने के लिए चाहिए थे। टोटल आ जाएगा यहाँ से। तो 200 मार्क्स का पेपर, 200 मार्क्स का पेपर। ये क्वेश्चन कभी कभी एक आध नंबर के आ भी जाते हैं, लेकिन मैं बार बार एक ही वर्ड बोल रहा हूं, ये आपके हर अगले चैप्टर में और खास तौर पे आपके सेकंड लेवल में ये बहुत ज्यादा यूज होना। क्या मुश्किल थी कि जी पहले फाइंड कर ले फिर मैच करें जी इसके साथ कौन मैच होता है, जो मैच हो गया वही क्वेश्चन। चले नेक्स्ट वन, करे शाबाश। थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, और हिंट आपको मैं दे रहा हूं, ये जो फार्मूला है x% ऑफ y इज z, ये आपको शायद 2 दफा अप्लाई करना पड़े। ये हिंट है, करें शाबाश, 2 दफा शायद इसे अप्लाई करना। अगर किसी इलाके में फर्ज करें 50 लोग रहते हैं और उनमें से 30 लोग जो हैं वो कोई ना कोई जॉब कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, वो बिजनेस हो सकता है, वो ऑफिस हो सकता है, वो टीचिंग हो सकती है, वो मेडिकल डॉक्टर हो सकते हैं, उनको कह दे कि वो उस इलाके की वर्किंग पॉपुलेशन है, ऐसा कह दें वो वर्किंग पीपल है, यानी कि कोई ना कोई काम करते हैं। 50 लोग टोटल है, 30 लोग अगर उसमें से नौकरी या कोई काम या बिजनेस करते हैं
तो आप कह सकते हो जी इस इलाके की जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो 30 है, पॉपुलेशन 50। चलिए मैंने वर्ड आपको वर्किंग पॉपुलेशन 50। जी सर द क्या आंसर इज सर ए होगा 10,500। 10,500। अच्छा मैं किसी और से पूछने जी क्या आंसर है? क्या आंसर है आपका तलहा? अस्सलाम वालेकुम सर 30,000 सर 30,000। अच्छा आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर सकते हो कि आपने कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल किया है? यस सर असल थे जिनके अंदर से मेडिकल प्रोफेशन से जो एसोसिएटेड है वो 28% पीपल है। अच्छा जी उन 28% का फिर मैंने टोटल पीपल निकाली हैं जो कि 10,500 आए हैं, जिनके अंदर से 2,940 पीपल मेडिकल के प्रोफेशन में है, बाकी रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं 27% और 45%। ठीक है ये 10,500 जो है ये सर 35% वो पीपल हैं जो कि वर्किंग में है, हाँ बाकी फिर मैंने इसके हिसाब से टोटल पॉपुलेशन निकाली जो कि 30,000 आंसर आया है। ठीक दैट्स ट्रू। ठीक है आपने सही किया है। मैं जरा थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं तो ये क्या कह रहे हैं आपके फेलो। देखो क्वेश्चन था इफ टोटल परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल, तो ये जो परसेंटेज दी गई है ये वर्किंग पीपल की है, उन लोगों की है जो कोई ना कोई जॉब कोई ना कोई बिजनेस करते थे। कहता देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी विल बी, ये 35% लोग काम करते हैं। किसका 35%? पॉपुलेशन का, उस इलाके की, सिटी। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूं तो मैं लिखूंगा 35% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज वर्किंग पीपल। अब यहां पर तो ये है वर्किंग परसेंटेज, तो यहां पर मेरे पास आने चाहिए नंबर ऑफ वर्किंग पीपल या भी पॉपुलेशन जो काम करते हैं, नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, क्योंकि 35% टोटल पॉपुलेशन का 35% काम करते हैं। तो मैंने कहा ये है परसेंटेज, तो इसका मतलब है 65% लोग कोई काम नहीं करते। तो इसके मुताबिक 35% अगर वर्किंग पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन का 35%, तो मुझे नंबर ऑफ वर्किंग पीपल चाहिए। लेकिन नंबर ऑफ वर्किंग पीपल तो नहीं है, हाँ वर्किंग पीपल के मुतल्लिक कोई इंफॉर्मेशन ऊपर आ रही है।
शायद यहाँ से मुझे नंबर मिल जाए तो मैं अपने प्रॉब्लम्स को फिलहाल ये तो यहीं रहता हूँ। कहता जी उधर जो है वो वर्किंग की बात हो रही है, शायद उधर से वर्किंग पॉपुलेशन मिल जाए मुझे। ओके, अब उधर देखते हैं। कहता है 45% उस लोग जो है पीपल बिलोंगिंग टू बिजनेस। अब यहाँ पर आपने गलत करना है, आपने कहना 45% पॉपुलेशन का 45% लोग बिजनेस में है। नहीं, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करते हैं, जो कोई ना कोई बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, उसको 45% बिजनेस में होंगे ना भाई। जो काम ही नहीं कर रहे वो बिजनेस कैसे कर रहे हैं? तो इसका मतलब है कि 45% लोग जो हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन का वो बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं। 27% वर्किंग पॉपुलेशन का 27% टीचिंग करते हैं, और जो बाकी लोग बचे हैं वो 2940 लोग हैं दैट बिलोंगिंग टू द मेडिकल प्रोफेशन। अब इसका मतलब है 45% किसका? 45% वर्किंग पीपल का 45%। तो मैं कह सकता हूं मुझे परसेंटेजेस दी जा रही है, परसेंटेजेस मुझे दी जा रही है। किसका किसका ये परसेंटेज है? 45% पॉपुलेशन का नहीं, वर्किंग लोगों का 45, और 27 जो है वो ये भी है। और ये जो आप कैलकुलेट करोगे 72 बनता है। 72% लोग बिजनेस और टीचिंग से हैं। बाकी जो इस वर्किंग पॉपुलेशन के 28% लोग हैं वो मेडिकल से होंगे। इसका मतलब है टोटल जो काम लोग कर रहे हैं, या वो टीचर है, या वो बिजनेस है, या वो मेडिकल है। देखिए ना, मैं आपको अगर ये कहूं 45% लोग बिजनेस करते हैं, अगर पॉपुलेशन में 50% लोग काम करते हैं तो 45% 50 का होगा ना, 100 का तो नहीं होगा। 28% लोग मेडिकल प्रोफेशन से हैं, हमें मेडिकल प्रोफेशन के लोगों का भी पता है। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे 28% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। चले मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, इस, अब आप कहेंगे नंबर ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, वो पता है क्योंकि जो परसेंटेजेस दी गई हैं वो वर्किंग पॉपुलेशन की दी गई हैं, और आगे वर्किंग पॉपुलेशन परसेंटेज भी दी, तो यहां से वर्किंग पॉपुलेशन आ गई। शायद आपके फेलो ने मुझे बताया ये 10,000 था, तो अब तो यहाँ पर तो वर्किंग परसेंटेज 35, वर्किंग पॉपुलेशन 10,500। किसका 35% वर्किंग है? टोटल पॉपुलेशन का बाय आ गया 30,000। आप किसी और तरह से कर रहे होंगे, दैट्स फाइन। मैं चूंकि एक सिस्टमैटिक एक फार्मूला में आपको दे रहा हूं, तो मैं उसी सिस्टमैटिक फार्मूले को फॉलो करके और ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। मैंने कहा नीचे आपको जो 35% है वो पॉपुलेशन का है, टोटल का, और पूछ भी वो रहा है। आपने कहना ओके 35% अगर वर्किंग पॉपुलेशन है तो हमें मजीद क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ वर्किंग पीपल चाहिए। वो नहीं थे। ऊपर नजर दौड़ाई, वहां पर आपको जो 45% और 27% का जिक्र मिल रहा है वो पॉपुलेशन का 45% नहीं बिजनेस कर रहा है, वो जो वर्किंग लोग कर रहे हैं। देखिए ना, मैं कहता हूँ 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 45 लोग ये कर रहे हैं, 25 लोग 27 लोग ये कर रहे हैं, बाकी लोग ये कर रहे हैं 28%। इसका मतलब वो मेडिकल डॉक्टर है। तो वहां से आपको मिलेगा। तो मैंने आपको एक हिंट किया था 2 दफा, अगर एक शख्स एक आपको फॉलो नहीं किया दैट्स वेरी गुड। मैं समझता हूं कि उसने इस चीज को प्रॉपरली जो है वो ज्यादा बेहतर तौर पे उसे जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया, तो दैट्स फाइन। तो इनमें उलझने की बजाय, यानी कि मैं लफ्ज बोल रहा हूं रट्टा लगाने की बजाय, जो एक चीज मैंने आपको बोली ना कि आपने इनको ना मैच करना है, उधर परसेंटेज, उधर उसका नंबर या अमाउंट या एक्चुअल वैल्यू, बस यही है इसमें आपका मसला हल कर देना है। अगर आप प्रॉब्लम को इधर से भी स्टार्ट करते हैं पूरा पढ़ने के बाद, 45% वर्किंग पॉपुलेशन का, 27% वर्किंग पॉपुलेशन का, ये है मेडिकल डॉक्टर, तो आपने कहना हाउ मच, तो आपके ज़हन में आना था 28% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज मेडिकल डॉक्टर।
और आप समझते ठीक है आपके एक फेलो ने इसका आंसर निकाल लिया था 10,500, लेकिन उसने सिर्फ वर्किंग पॉपुलेशन निकाली थी, जबकि क्वेश्चन था व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सिटी। क्योंकि ये वर्किंग पॉपुलेशन है तो ये वर्किंग परसेंटेज भी है। 35% किसका? टोटल पॉपुलेशन का। तो यहां से फिर आपके पास टोटल पॉपुलेशन है। एक आपको मैंने लफ्ज बोला था ना परसेंटेज का, आप देखा भी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जिसमें ये परसेंटेज के रेलेवेंट आपके जो क्वेश्चन है वो आपको कम से कम सॉल्व हो जाए। इसी तरह से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे हैं, इसका नाम ही बेसिक मैथ्स इसलिए रखा है कि ये वो चीजें हैं जो कि आपको ना अगले कोर्सेज में और अगले टॉपिक्स में, मैथ्स के अगले टॉपिक्स में तंग करेगी। ये अभी से छोटी छोटी चीजें करके आई कि आप कहता अब जरा बच्चों को मेन टॉपिक अपने पढ़ाओ, तो जब तक ये बच्चों क्लियर नहीं ना होंगी, वो टॉपिक आपको नहीं पता चल रहे कि उसमें क्या मैं कर जाता हूँ, तो इसलिए आपको मैं एक एक चीज जरा सेपरेटली समझा रहा हूँ। परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज डिक्रीज क्या चीज है? अक्सर हमारे पास कोई किसी की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। फर्ज करें एक बॉल पॉइंट है, वो 5 रुपए की मिल रही थी, उसकी वैल्यू इंक्रीज करके 10 रुपए की हो गई। 5 रुपए की बॉल पॉइंट, वैल्यू की इंक्रीज, और वो 10 रुपए उसकी कीमत चली गई। तो 5 रुपए की बॉल पॉइंट थी, इंक्रीज करके 10 रुपए पे चले गई। और मैं अगर आपको पूछूं कि एक्चुअल इंक्रीज कितनी हुई है, तो आप कहें सर 5 रुपए। बिल्कुल सही। अच्छा जी, एक कैलकुलेटर था 2000 रुपए का आता था, उसकी कीमत 2010 हो गई। कितनी कीमत बढ़ी? उसकी 10 रुपए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कैलकुलेटर की कीमत ज्यादा बढ़ी है या पेंसिल की, बड़ा क्लियर आंसर है जी, कैलकुलेटर की 10 रुपए। ठीक कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूं कंपैरिजन करके बताओ किसकी कीमत ज्यादा बढ़ी है, तो हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। फर्ज करो एसी है, 1 लाख रुपए का आता था, 1 लाख रुपए 20 का आया, मैं कहूंगा यार वही कीमत है, 20 रुपए क्या होते हैं। पेंसिल 5 रुपए की थी, 10 रुपए की आई, 5 रुपए बढ़ी। आपने कहा वो खुदा का खौफ करो, 5 रुपए कीमत बढ़ा दी। एसी वाले को आपने कहा 10 रुपए, तो कहा कोई बात नहीं। पेंसिल वाले ने गरीब में 5 रुपए बढ़ाई, आप उसके पीछे पड़ गए। क्या हो रहा है? इनिशियल वैल्यू सेम नहीं है ना। ये देख ही नहीं रहे आप कि वो तो 5 रुपए के ऊपर 5 रुपए बढ़ रही है, वो 10 रुपए तो बढ़ रहे हैं लेकिन 2000 के ऊपर है। अच्छा जी, अब कंपैरिजन करना तो क्या करें? आप इस तरह से समझें, 5-10 को छोड़े, आप ये समझे कि पेंसिल 100 रुपए की, अब बताएं कितनी बड़ी। आल्दो कैलकुलेटर 2000 का है, लेकिन कैलकुलेटर भी अगर 100 रुपए का, अब बताएं कितनी कीमत बढ़ी। यानी कि आंसर जो देना वो आपने एक्चुअल इंक्रीज की फॉर्म में नहीं देना, किसकी फॉर्म में देना है? परसेंटेज इंक्रीज की फॉर्म में देना है कि जी अगर पेंसिल 100 रुपए की हो तो कितनी कीमत बढ़ी, अगर कैलकुलेटर 100 रुपए का हो तो कितनी कीमत बढ़ी। अब ठीक है, अब आप कंपैरिजन करें, अब आपको समझ आएगी कि वाकई ही ये किसकी कीमत जो है वो ज्यादा हो रही है, किसकी कम। ये है फार्मूला, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ अ क्वांटिटी। वो उसकी कीमत हो सकती है, वो उसका वजन हो सकता है। क्यों? मुख्तलिफ कंपैरिजन करने हैं। देखिए छोटा बच्चा अगर हो, छोटा बच्चा, और अगर उसका वजन पाउंडों में ही बढ़े, आधा केजी का 1 पाउंड होता है, तो आपने कहना माशाल्लाह जी बच्चा बड़ा सेहतमंद हो रहा है। और एक अगर जंग लड़का है 15, 16, 17 साल का, तो उसका गरीब का किलो भी बढ़े, यार तुम्हारा वजन तो बढ़ ही नहीं रहा, वो कहेगा 1.5 किलो बढ़ा। जब मेरा वजन 2 पाउंड बढ़ा था तो आपने सबने कहा था बड़ी सेहत है, और अब मेरा वजन 1 किलो बढ़ गया, 1.5 किलो बढ़ गया, कहते यार तुम तो उसी तरह के हो। फेस वैल्यू सेम नहीं है, फेस वैल्यू सेम नहीं है। एक खुराक दे रहे हैं हमारे उधर जुवालॉजी वाले, जिनका इंसेक्ट्स, चूहों को खुराक दी, 3 ग्राम वजन बढ़ा, और क्या क्या बात है जी, खुराक तो बड़ी इफेक्टिव है। एक गोट को दी, उसका वजन किलो बढ़ा, तो यार ये खाता कूता वजन बढ़ता नहीं है, क्या बढ़ा जी? सिर्फ किलो। उसका जी, उसका 3 ग्राम। क्या बात है यार, 3 ग्राम को तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो।
चूहे का वजन वैसे बहुत छोटा होता है, 3 ग्राम बड़ी नंबर है, क्या करें 100 में ले जाएं, सबको 100 में ले जाओ। एक बात हुई कि वो चूहे का वजन छोटा सा, सब 100, क्या करते हैं मुकाबले के लिए सबका इवन लेवल फील्ड होना चाहिए ना, यही कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज में बताओ, अगर वो 100 रुपए का था, अगर उसका वजन 100 है चूहे का तो कितना बड़ा, गोट का अगर वजन 100 है तो अब कितना बड़ा, फिर तो मजा आया ना। परसेंटेज इंक्रीज ऑफ अ क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करें, एक्चुअल इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ, इंपॉर्टेंटली ओरिजिनल अमाउंट कहां से इंक्रीज हुआ, किस जगह से इंक्रीज हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 पता चल जाएगा। चलो मैं इसके ऊपर अब परसेंटेज इंक्रीज करके लगाता हूँ जी। पेंसिल भी 100, कैलकुलेटर भी 100, क्या फार्मूला है, एक्चुअल इंक्रीज 5 रुपए। ये देखिए उसने इसकी केयर की, कहते कहां से, ये भी तो ले लो साहब, हाँ जी 5 रुपए से, ओरिजिनल अमाउंट 5 थी, जहां 100 आ गया परसेंटेज 7 लगा, 100% उसकी कीमत बढ़ गई। मतलब 100 रुपए का पेन हो तो 100 रुपया ही उसकी कीमत और बढ़ गई, 100% इसे कहते हैं। 10 रुपए कीमत बढ़ी है, कहां से, 2000 से, जरा 100, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ 0.5%। 100 रुपए का कैलकुलेटर था, कितनी कीमत पड़ी, 58, 50 पैसे, उसकी 100 रुपए थी, 100 रुपए बढ़ी, लें आधा रुपया बढ़ी थी, उधर 100 रुपए बढ़ी है, दोनों को लेवल किया आपने पहले 100 रुपए पे, 100 रुपए पे लेवल किया उसने, अब बात हुई है ये। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, व्हेन वी वांट टू कंपेयर टू थिंग्स, हाउ मच अमाउंट इंक्रीजेस इन अ परसेंटेज फॉर्म, कंपैरिजन करने लगे जी इसकी कीमत या इसका वजन ज्यादा बड़ा या नहीं, ओरिजिनल अमाउंट को जरूर जेब में रखें। और उसके लिए क्या किया जाता है जी, चूंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में बनाएंगे, और जिसको क्या समझेंगे, हमने जब दोनों की कीमत 100 की, इसके मुताबिक 100% इंक्रीज का मतलब देखिए डबल नहीं हो गई, 100 रुपया था 100 रुपये बढ़ गई तो ये डबल ही तो हो रही है। और इसकी 2000 है, 10 रुपए बढ़ी है, कहता है ये उसके मुकाबले में आधा रुपया बढ़ता है, बस ये है कंपैरिजन करना। अब एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछने लगा हूं, आप ये आंसर करना है मुझे, देखिए कौन कर सकता है। एक बिजनेस ए है, शॉप ए कह दे, और एक शॉप बी है, उसने आजकल जैसे सेले और डिस्काउंट वगैरह लगा हुआ है, उसने लिख के लगाया हुआ है कि 130 रुपए का जो भी आइटम हो, उसने उसको कम करके ना 100 रुपए पे लगा दिया। कहता जी 130 का आइटम है, सेल में उसने वैल्यू डिक्रीज की, डिक्रीज, और 100 रुपए का आइटम कर दिया। शॉप बी, उसने कहा जी कि मेरे पास जो 100 का आइटम है, मैं इसको सेल पे 70 रुपए का लगा रहा हूं। उसने भी लिखा था 130 का आइटम मैं 100 रुपए का दे रहा हूं आपको, और उसने कहा है कि मैं हर आइटम जो 100 रुपए का है मैं 70 रुपए आपको दे रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है, विच शॉप ए और बी ऑफर मोर परसेंटेज डिस्काउंट, कौन सी शॉप ज्यादा परसेंटेज दे रही है आपको डिस्काउंट? क्या शॉप ए ज्यादा परसेंटेज आपको डिस्काउंट की दे रही है, या शॉप बी आपको ज्यादा परसेंटेज डिस्काउंट की दे रही है? जी बोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर। शॉप बी 30% डिस्काउंट दे रही है और शॉप ए 23% डिस्काउंट दे रही है। अच्छा, ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? सर ऊपर मेंशन फार्मूला से एक्चुअल डिक्रीज, जी शॉप ए भी 30 रुपीज की दे रही है और शॉप बी भी 30 रुपीज की दे रही है, लेकिन जो एक्चुअल अमाउंट है वो शॉप ए में 130 जी, है ये आपको और शॉप बी में 100 है, इस 30 वजह है से शॉप बी के अंदर डिस्काउंट ज्यादा आ रहा है। जी, ये 130, क्योंकि 130 से उसने 30 किया है ना, और जो ये वाली शॉप है डिस्काउंट उसका भी 30 रुपए ही है,
सेकंड ये 30% बनता है और इसको सॉल्व करेंगे तो ये राउंड अबाउट 23% बनता है। इससे पहले आप अगर जाते ना सेल में तो आपने कहा ना तो देखें जी दोनों 30% ही दे रहे हैं, इधर से बर्फी खरीद रहे। ओ भाई ऐसा नहीं है ना, बेसिक चीजें आपको मैंने बता रहा हूँ ताकि कुछ खरीदने जाए तो बेवकूफ तो ना बना दे। अच्छा जी, अब आपने ये 3 क्वेश्चन आपको पास स्लाइड होगी, तो मैं स्लाइड 15 की बात कर रहा हूँ। तो स्लाइड 15 पे ये 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मैं चेक करूँ नेक्स्ट तो जी वो कुछ डिफरेंट है थोड़ा। ये 3 क्वेश्चन है पेज 15 पे, और क्या मैंने आपको फार्मूला समझाया है? मैंने आपको फार्मूला समझाया है कि इंक्रीज या डिक्रीज एक्चुअल अमाउंट में नहीं, परसेंटेज की फॉर्म में, आउट ऑफ 100 की फॉर्म में। ये आपने अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आपसे नहीं होंगे या नहीं समझ आएंगे, ये नहीं कि कर लिया समझ आए ना आए आंसर आ गया, नहीं, प्रॉपरली आपने इसको बकायदा समझना भी है, तो फिर हम इसको जो है वो कल डिस्कस करें। ओके जी, फिर अल्लाह।